नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर जी हम तो बहुत बढ़िया हैं, आप सुनाइएगा। हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। रिवीजन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीए फाइनल चैप्टर है आपका अगला, कॉम्प्यूटेशन ऑफ जीएसटी का। बाबा की बूटी के मुताबिक अगर हम बात करके चलें तो हमने चर्चा कर ली है गुड्स और सर्विसेज क्या होता है, क्या नहीं होता है। उसके बाद में सप्लाई कब बनती है, कब नहीं बनती है। इंट्रा का पूरा डिस्कशन हुआ। ये गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई इंट्रा या इंटर टैक्सेबल पर्सन के हाथों से होनी चाहिए, वो भी हमने देख लिया। और जो भी हमारी सप्लाई है वो एग्जम्प्टेड अगर नहीं है तो जीएसटी लगाया जाएगा, और अगर जीएसटी लगेगा तो कैसे लगेगा, उसके लिए अब हम आ गए हैं यहाँ कॉम्पिटिशन ऑफ जीएसटी के बॉक्स पर हम आ चुके हैं। राइट, यस। तो जीएसटी कंप्यूट करने के लिए हमारे पास में दो प्रकार की स्कीम सजेस्ट करी गई हैं, और उन दो स्कीम के अंदर एक आती है आपकी रेगुलर स्कीम, एक आती है आपकी क्या बोलते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम आपकी यहां पर आती है। ठीक है, तो पहले हम बात कर रहे हैं आपसे रेगुलर स्कीम की। तो रेगुलर स्कीम के अंदर रेगुलर तरीके से ही बातें सारी करी जाती हैं, और हमें जीएसटी कंप्यूट करने के लिए 2 या 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। तीसरा एलिमेंट होता है रेट ऑफ एक्सचेंज का। अगर आपकी ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल लेवल की होती है तो आपको रेट ऑफ एक्सचेंज की आवश्यकता पड़ती है, अदरवाइज इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के अंदर चूंकि करेंसी फॉरेन करेंसी होती है, इसलिए रेट ऑफ एक्सचेंज की आवश्यकता पड़ती है। तो यहां पर बताया जाता है, रूल नंबर 34 बात करेगा। दरअसल यहां पर सेक्शन नंबर 15 आएगा, और रूल नंबर 27 से लेकर रूल नंबर 35 तक यहां आपको देखने के लिए मिलेंगे। इन्हीं रूल्स के बीच में रूल नंबर 34 आता है, और वो ये कहता है कि अगर आप सर्विस सेक्टर की बात कर रहे हैं तो इसके लिए रेट ऑफ एक्सचेंज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यानी कि गैप के मुताबिक लिया जाएगा। गैप का मतलब आपके एएस या इंड एएस के मुताबिक जो भी आपका स्पॉट रेट या एवरेज रेट होता है वो यहां पर कंसिडर किया जाता है। लेकिन गुड्स के संबंध में शुरुआत में तो यही था कि भाई गुड्स के संबंध में भी गैप के अनुसार जो रेट ऑफ एक्सचेंज आता है वो यहां पर लिया जाएगा, वैसे करके बोला जाता था। परंतु मालिक बाद में फिर उन्होंने दिक्कत समझी कि चूंकि जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स होता है वो पूर्ण रूप से कस्टम वालों को हैंडओवर कर रखा है, और इंपोर्ट ड्यूटी के साथ ही इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर जीएसटी की कैलकुलेशन करी जाती है। तो उसके लिए दिक्कत वाली बात हो सकती थी, बिकॉज इंपोर्ट ड्यूटी कैलकुलेट करने के लिए जो सीबीआईसी है उसके द्वारा नोटिफाइड रेट लिया जाता है, और उसी के साथ जो आईजीएसटी कैलकुलेट हो रहा है उसके लिए हम इस्तेमाल करें अपना गैप का रेट ऑफ एक्सचेंज, तो थोड़ा सा भ्रांति हो रही थी, दिक्कतें हो रही थी। इसलिए टू मेक एन अलाइनमेंट गवर्नमेंट ने क्या किया कि ठीक है, जो इंपोर्ट ड्यूटी के लिए हम रेट ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल कर रहे हैं यानी कि सीबीआईसी के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड, वही वाला गुड्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो गुड्स के लिए सीबीआईसी वाला रेट, और सर्विसेज के लिए आपका जो गैप के द्वारा यानी एएस या इंड एएस के द्वारा निकाला गया रेट है वो यहां पर अपना कंसिडर किया जाता है। और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है राधे? हाँ सर जी, एकदम ठीक है, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद नंबर आता है आपका मालिक यहां पर रेट ऑफ टैक्स का। तो ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, एज नोटिफाइड बाय द सी इंस्टीट्यूट। जो कंपोजिट स्कीम होती है उसके अंदर जो रेट ऑफ टैक्स होते हैं वो तो आपको याद रखने की आवश्यकता है। रेगुलर स्कीम के अंदर जो रेट लगते हैं, रेगुलर रेट ऑफ जीएसटी, वो सब आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई के बारे में बताइए साहब, आप क्या जानते हो, कैसे निकालोगे आप इसे? तो सेक्शन नंबर 15 यहां पर आता है। इतना हमें पता होना चाहिए कि अगर यहां पर ये वैल्यू निकल कर आ रही है 100 रुपीज की, और इस पर जीएसटी आता है मान लीजिए 18 रुपए का, ये 118 हो जाता है। 118 को बुलाया जाता है इनवॉइस वैल्यू, इसे कहते हैं इनवॉइस वैल्यू, और 100 रुपए को कहा जाता है असेसेबल वैल्यू, यानी कि द वैल्यू जिसके ऊपर हमें जीएसटी कैलकुलेट करना होता है उस वाली वैल्यू को बोला जाता है, ये बंद कैसे होता है, उस वाली वैल्यू को बोला जाता है, क्या बोलते हैं मालिक, उस वाली वैल्यू को यहां पर आकर बोला जाता है ट्रांजैक्शन वैल्यू, इसे यहां पर आकर बोला जाता है। मैं इसका हवाई जहाज उड़ा दूं जरा, वरना फिर ये बीच में परेशान करेगा यार। चलो करता हूं उसको मैं। तो इसे बोलते हैं असेसेबल वैल्यू कहा जाता है। द वैल्यू ओवर एंड अबव जीएसटी विल बी कैलकुलेटेड, और यही असेसेबल वैल्यू मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल जो होता है वो आपका यहां पर कंसिडर किया जाता है। ऐसे करके हमारी बात करी जाती है। ठीक, तो ये जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है चूंकि यही बनती है असेसेबल वैल्यू, बशर्ते कि आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू अवेलेबल हो और रिलायबल हो।
If it is available and reliable, then it will be considered as assessable value. अन्यथा हमें फिर वैल्यूएशन रूल्स की तरफ मूव करना पड़ जाएगा। ऐसे करके यहां पर बात करी जाती है। आगे बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है साहब, कि ट्रांजैक्शन वैल्यू, बट व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शन वैल्यू? सर, मीनिंग देयर बाय प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द गुड्स, उसे कहेंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू। लेकिन इसके अंदर हमें कुछ एक एडजस्टमेंट भी करनी होती है, और एडजस्टमेंट होती है इडियट्स वाली। इडियट्स वाली एडजस्टमेंट का मतलब है, पहला आई निकल के आता है, इस आई का मतलब होता है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, या जो भी हमारे एसोसिएटेड एक्सपेंसेस होते हैं उनको यहां पर ऐड किया जाता है। इडियट्स, आई डी। डी का मतलब होता है डिस्काउंट। बेसिकली डिस्काउंट ऑलवेज एक्सक्लूड किया जाएगा अगर वाकई में ये दिया गया है तो। डिस्काउंट दो तरीके का हो सकता है, एक प्री सप्लाई डिस्काउंट, दूसरा पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। जो प्री सप्लाई डिस्काउंट है मतलब वो सप्लाई के वक्त नोन है, पता है, तो उसमें दिक्कत नहीं है। जब इनवॉइस इश्यू हो रहा होगा तो उसमें वो ऑटोमेटिकली उसका हिस्सा बन जाएगा, इनवॉइस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और जो भी नेट प्राइस आ रहा होगा आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट, उसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट कर दिया जाएगा। वही होगी ट्रांजैक्शन वैल्यू, और वही बनेगी आपकी असेसेबल वैल्यू। लेकिन जो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट होते हैं उसमें इश्यू क्या होता है कि जब इनवॉइसिंग होती है, मेन इनवॉइसिंग, तो उस समय तो हमें नहीं पता होता डिस्काउंट होगा भी या नहीं होगा। जैसे ईयर एंड डिस्काउंट या एक पर्टिकुलर माइलस्टोन जब अचीव कर लोगे तो वहां पर जाकर आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, तो वो भविष्य में पता लगता है, अभी तो हमको यहां पर वो पता नहीं होता है। तो ऐसे वाले मामले के अंदर जो शुरू में जीएसटी वो तो ग्रॉस वैल्यू पर ही कैलकुलेट हो जाता है, बट भविष्य में अगर मान लीजिए पोस्ट सप्लाई को डिस्काउंट वाकई में पास ऑन होता है तो उसके लिए इस बंदे को फिर एक इक्वल अमाउंट का क्रेडिट नोट इश्यू करना होता है, बिकॉज शुरू में इनवॉइसिंग ग्रॉस वैल्यू पर हो चुकी थी। तो डिस्काउंट वैल्यू के लिए क्रेडिट नोट दिया जाएगा। क्रेडिट नोट के आधार पर इस बंदे की आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी कम हो जाती है, और सामने वाले को जब वो जीएसटीआर 2A के अंदर रिफ्लेक्ट होगा तो वो करस्पॉन्डिंग अपना आईटीसी वहां पर कम कर लेगा, मेरी लायबिलिटी कम होगी और सामने वाले का आईटीसी कम करवा दिया जाएगा। पर ध्यान दीजिए, ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का बेनिफिट यानी कि लायबिलिटी में रिडक्शन तभी संभव है जब हमारे सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में इसके लिए पहले से एक एग्रीमेंट हो। तो दो बातें आ गई, सप्लायर रेसिपिएंट के बीच में पोस्ट सप्लाई जैसा एक एग्रीमेंट होना चाहिए, और दूसरी बात, जब मैं मेरे जीएसटीआर 1 के अंदर क्रेडिट नोट को शो कर दूं तो सामने वाली पार्टी भी क्रेडिट नोट के दम पर करस्पॉन्डिंग आईटीसी अपना रिड्यूस कर ले। अगर उसने आईटीसी रिड्यूस नहीं किया तो मैं भी मेरी लायबिलिटी को रिड्यूस नहीं कर पाऊंगा। ये आता है आपका पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के संबंध में। ईडीएस, ईडीआई। आगे बात करते हैं इंटरेस्ट की। अब जो इंटरेस्ट होता है वो बेसिकली, एक तो इंटरेस्ट पढ़ते हैं हम अपने एग्जम्पशन वाले पॉइंट पर आकर, वहां कहा जाता है कि भाई साहब सुनो हमारी बात, देखो जो आपका ये इंटरेस्ट और डिस्काउंट होता है तीन चीजों पर, लोन, एडवांस और डिपॉजिट पर, तो ये तो आपका हो जाता है एग्जेम्प्ट, और ये गेट नंबर 5 से ही बाहर निकाल दिया जाता है। इसके अलावा जो और टाइप के आपके इंटरेस्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने उधार माल बेच दिया, उधार सर्विस दे दी, और वहां से जो कंसीडरेशन है वो डिले हो जाता है, या डेफर्ड कंसीडरेशन का इंटरेस्ट है, जैसे हायर परचेज ट्रांजैक्शन हो गई तो डेफर्ड पेमेंट का इंटरेस्ट है, या डिलेड पेमेंट का इंटरेस्ट है। अगर ऐसा कुछ है तो ये वाला इंटरेस्ट आपका जीएसटी के दायरे में आता है। परंतु नॉर्मली क्या देखने को मिलेगा, जैसे मान लीजिए मैंने आज कोई गुड्स यहां से बेच दिया है, बिल्कुल ठीक बात है, तो आज तो इंटरेस्ट की कोई चर्चा नहीं रही होगी, 1 लाख प्लस जीएसटी का मैंने अपना इनवॉइस इश्यू किया और बात खत्म कर दी। आगे चल के पता लगा कि सामने वाली पार्टी ने मेरा पैसा लेट कर दिया है, और नाउ आई एम एलिजिबल टू चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम दैट पार्टी। अब मैं उसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा भविष्य में, ठीक है, 2, 4, 6 महीने बाद में वो इंटरेस्ट का पेमेंट मुझे करेगा। अब इनवॉइसिंग तो ओरिजिनल वैल्यू का था, अब इंटरेस्ट भी रिकवर कर रहा हूं, तो अकाउंटिंग पर्पस के लिए मुझे ऑब्वियस सी बात है यहां पर एक डेबिट नोट और इश्यू करना पड़ेगा, यानी कि सप्लीमेंट्री इनवॉइस मुझे यहां पर देना पड़ जाएगा। तो मैं बंदे को यहां से सप्लीमेंट्री इनवॉइस यानी कि डेबिट नेट इश्यू करूंगा, जिसके आधार पर मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी और सामने वाले की जो आईटीसी करस्पॉन्डिंगली वो भी वहां पर बढ़ा दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि जो इंटरेस्ट और पेनल्टी हैं अदर देन लोन, एडवांस और डिपॉजिट वाले, वो सब आपके यहां पर जीएसटी के दायरे में आते हैं, उन पर भी आपका जीएसटी लगाया जाता है, वो भी जीएसटीआर 1 में डेबिट नोट के माध्यम से शो किए जाएंगे। एंड माय डियर, फिर वो सामने वाला भी उस पर क्रेडिट बुक करके चलेगा। अगर मान लीजिए हायर परचेज ट्रांजैक्शन है, उसमें इंस्टॉलमेंट बनती है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट, तो उसमें कैश प्राइस होता है, एक हायर परचेज प्राइस होता है, तो हायर परचेज प्राइस ऑल्सो इंक्लूड्स इंटरेस्ट कंपोनेंट। तो जीएसटी कैलकुलेशन हायर परचेज प्राइस पे होगी या कैश प्राइस पे? ऑब्वियस सी बात है हायर परचेज प्राइस पर वहां कैलकुलेशन करवाई जाएगी। इज इट ओके? यस सर, कोनो दिक्कत वाली बात यहां तक तो बिल्कुल भी नहीं है, शाबाश।
तो डिस्काउंट के लिए क्रेडिट नोट का सहारा लिया जाता है और सामने वाला व्यक्ति आईटीसी भी रिड्यूस करता है, ये लायबिलिटी रिड्यूस करता है, लेकिन इंटरेस्ट के लिए बंदा अपनी लायबिलिटी भी चढ़ाएगा और सामने वाला अपना आईटीसी को भी चढ़ा देगा। ये भी आपके जीएसटी के दायरे में आते हैं। लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर के अंदर इंटरेस्ट पेनल्टी के लिए स्पेशली बोल रखा है कि देखो, इंटरेस्ट और पेनल्टी के अगेंस्ट आपको जो भी पैसा मिला है वो पैसा इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी माना जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, वो पैसा इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी आपका माना जाएगा और इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानते हुए जो भी जीएसटी का अमाउंट है वो कैलकुलेट करके आप सरकार को पे करके चलोगे। जो इंटरेस्ट और पेनल्टी का अमाउंट है इसका जो क्लासिफिकेशन जाएगा वो मेन सप्लाई के साथ जाएगा, क्योंकि ये मेन सप्लाई का ही एक पार्ट होता है, उसी का एक हिस्सा होता है, तो ये उसी के साथ में अपना निकल कर जाता है। इज इट ओके? यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, मेन सप्लाई से कनेक्ट होता है, तो जो मेन सप्लाई अगर गुड्स की थी तो ये भी आपका गुड्स का माना जाएगा, इंटरेस्ट पेनल्टी भी, इसका क्लासिफिकेशन भी हो जाएगा। जो रेट ऑफ जीएसटी इस पे था वही रेट ऑफ जीएसटी इसके ऊपर भी लगाया जाएगा। ऐसे करके यहां पर बात करी जाती है। लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई हम मेन सप्लाई का नहीं लेके चलेंगे, जिस दिन द डे ऑन विच इंटरेस्ट और पेनल्टी एक्चुअल में रिसीव हो जाता है उस दिन का टाइम ऑफ सप्लाई यहां पर लगाया जाता है और उसी के मुताबिक ड्यू डेट ऑफ जीएसटी पेमेंट बनती है। पर ध्यान दीजिए, अगर आपको वो रिसीविंग की डेट से टाइम ऑफ सप्लाई लिंक कर रखा है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको ये इंटरेस्ट और पेनल्टी के अमाउंट अगर मिलते नहीं है, रिसीव नहीं होते हैं, तो फिर इस इंटरेस्ट पेनल्टी पर कोई जीएसटी कैलकुलेशन नहीं आ सकती है। तो जब जितना पैसा रिसीव होगा तब उस पैसे को, ध्यान से सुनिए, बड़े की वर्डिंग्स बोल रहा हूं, इंटरेस्ट पेनल्टी के अगेंस्ट जब जितना पैसा रिसीव होगा तब उसका टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा, उसको इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानते हुए। इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक? तो ईडीआई आई आ गया जी अपना इंटरेस्ट पेनल्टी। ईडी और ओ मतलब सप्लायर का ऑब्लिगेशन। अगर मान लीजिए यहां सप्लायर है, वो रेसिपिएंट है, और यहां ये सप्लायर का वेंडर, मतलब सप्लायर का भी एक सप्लायर बैठा हुआ, पीछे वेंडर बैठा हुआ है। तो मेरी कोई लायबिलिटी थी किसी बंदे के प्रति, जब मैंने कुछ पैसा देना था तो सोच रखा था कि आपसे पैसा आएगा तो मैं आपको दूंगा। मान लो लाख रुपए आपसे आने थे तो मैं कुछ भैया 20,000 उसको देने थे, तो आपसे पैसे आएंगे लाख रुपए, फिर 20,000 उसको दूंगा। लेकिन ये आप ही के पड़ोस में रहता था दरअसल, तो मैंने आपसे कहा भैया लाख रुपए में से ना 80,000 मुझे दे दियो, 20,000 उसे पकड़ा दियो। वो ऑब्लिगेशन, वो लायबिलिटी तो मेरी थी, लायबिलिटी सप्लायर की, देना सप्लायर को था, लेकिन सप्लायर ने अपने रेसिपिएंट को बोल दिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के चलते हुए कि भैया कुछ 20,000 रुपए उसे पकड़ा दियो, बोलना मैंने भिजवाए हैं। उन्होंने कहा ठीक है जी। तो 80,000 वो मुझे दे के जाएगा और 20,000 वो उसे दे देगा कि ले भैया राजकुमार ने भिजवाए हैं, ऐसे करके। तो मुझे एक बात बताइए, सामने वाले बंदे ने मुझे कितना पेमेंट किया, 80,000 या 1 लाख? सर 1 लाख, यानी कि उसने 80,000 पेड टू मी किया और ऑन माई बिहाफ किया 20,000 रुपए। तो कहने का मतलब यह है प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल टू सप्लायर और ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर, और ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर वो भी यहां पर शामिल किया जाता है, वो भी आपका निश्चित तौर पर इसका पार्ट बनाया जाएगा। इडियट्स, टी का मतलब हो गया अदर टैक्सेस। जो टैक्सेस की हम बात करके चलते हैं कि जीएसटी और कॉम्पनसेशन सेस को छोड़कर बाकी जो भी आपके पुराने टैक्सेस हैं, लाइक सेंट्रल एक्साइज है, वैट है, सीएसटी है, कुछ एक आर्टिकल्स पे आज भी अपने लगाए जाते हैं, तो उनको जोड़ने के बाद जो वैल्यू आ रही होती है उस वैल्यू के ऊपर हम लोग अपना जीएसटी को कंप्यूट करके चलते हैं। मेरे बच्चा, मैं आपको यहां पर ये बताना चाहता हूं, ठीक है सर जी? कैसे भला? जैसे मान लीजिए यहां पर एक वैल्यू निकल कर आ रही है टोबैको की वैल्यू 100 रुपए की है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी आपकी निकल के आ रही है 10 रुपए की, 110 रुपए हो गया। तो जीएसटी पर्पज के लिए असेसेबल वैल्यू आपकी 110 रुपए, 110 रुपीज काउंट यहां पर करी जाएगी। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, ठीक है जी? इडियट्स, टी हो गया अदर टैक्सेस। एस का मतलब है सब्सिडी। ध्यान दीजिए, सब्सिडी तभी एक्सक्लूड होगी जब 3 शर्तें पूरी हो जाती हैं। नंबर 1, सब्सिडी सप्लायर को दी गई हो, सब्सिडी सरकार ने दी हो, सरकार ने दी हो, सप्लायर को दी हो, सरकार ने दी हो, सप्लायर को दी हो, और यूनिट लिंक्ड हो, यूनिट लिंक्ड हो। वो आइडेंटिफाई किया जा सकता हो कि 1 यूनिट बेचने पर इतना सब्सिडी का इफेक्ट आ रहा है, सब्सिडी की वजह से 1 यूनिट का इतना प्राइस कम हो रहा है। तो वो जिसमें भी आप कमोडिटी में डील कर रहे हो उससे वो आपकी लिंक होनी चाहिए। अगर ऑल द 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड ओनली देन ये जो सब्सिडी अमाउंट है ये आपका एक्सक्लूड किया जाएगा, अदरवाइज ये आपका शामिल ही रहेगा। राइट? यस। तो ये बात थी आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू इज इक्वल टू असेसेबल वैल्यू को लेकर। उसके बाद में फिर हम आते हैं मालिक यहां से कि ट्रांजैक्शन वैल्यू इज नॉट अवेलेबल और नॉट रिलायबल, तो क्या किया जाएगा?
तो यहां पर वैल्यूएशन रूल्स आपके निकल के आते हैं। मेरे पास 3 सेट ऑफ वैल्यूएशन रूल्स यहां पर आते हैं। हालांकि आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में 3 ही प्रकार के वैल्यूएशन रूल्स काम करते हैं। एक होता है कंपैरेटिव मेथड, एक होता है कंप्यूटेड मेथड और एक होता है आपका बेस्ट जजमेंट करके ये सिचुएशन निकल कर आती है। तो पहले यहां पर बोला जाता है रूल नंबर 27 रेड विद रूल नंबर 30 एंड 31, ऐसे फिर 28 रेड विद रूल नंबर 30 एंड 31, फिर आता रूल नंबर 29 रेड विद रूल नंबर 30 एंड 31 करके आपका निकल कर ये आता है। ठीक है, यस। तो ये आपका जनरल पॉइंट है यहां पर 27, बाकी 28 और 29 आपके स्पेसिफिक है। तो पहले जनरल की बात करते हैं। जनरल में बोलता है कि जब आपका कंसीडरेशन पूर्ण रूप से मनी में ना हो, मॉनेटरी फॉर्म में ना हो या फिर कोई और कारण रहा हो, तो उस वजह से अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू आपकी अवेलेबल नहीं हो पा रही है तो फिर हम ऐसे बात करके चलेंगे। तो इसमें रैंक 1 आती है कि जो जारिया है आप उसकी वैल्यू को पकड़िएगा, उसकी ओपन मार्केट वैल्यू को पकड़िएगा। सबसे पहला मेथड होता है कंपैरेटिव मेथड कि अगर मुझे एक कमोडिटी का प्राइस पता करना है और इसका प्राइस वाकई में नहीं पता है, विच इज नॉट अवेलेबल, तो इसके कंपैरेबल क्वांटिटी को मैं ढूंढता हूं, कंपैरेबल गुड्स को मैं ढूंढता हूं और कंपैरेबल गुड्स को ढूंढने के बाद उसका जो ओपन मार्केट प्राइस है वो लेके चलेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कमर्शियल कोचिंग की सर्विस दी और आपसे मैंने ड्राई क्लीनिंग की सर्विस ले ली है, तो यहां पर कंसिडरेशन मॉनेटरी फॉर्म में नहीं आया है। तो मैं मेरी सर्विस का वैल्यूएशन करने के लिए अपनी जो जा रहा है, जो मैं दे रहा हूं, अपनी सर्विस की ओपन मार्केट वैल्यू देखूं या जो बदले में मेरे पास में आई है मैं उसकी मार्केट वैल्यू देखूं? जी नहीं, जो पहली प्रयास है मेरा, पहली पसंद यानी कमला पसंद, पहली जो पसंद है यहां पर आकर, तो पहली पसंद के मुताबिक हम देखेंगे कि जो जारिया है, जो जा रहा है, जो जा रहा है, जिसको मैं सप्लाई कर रहा हूं, इसका ओपन मार्केट प्राइस क्या है वो बताइए। अगर मान लीजिए ये आपका अवेलेबल नहीं है तो मेरी दूसरी चॉइस क्या होगी कि जो आर्या है, जो आर्या है, जो भी इन काइंड कुछ आ रहा हो या इन फॉर्म ऑफ सर्विस कुछ आ रहा हो या प्लस साथ में कुछ मनी भी हो, तो उसको एग्रीगेट कर लीजिए। जो आ रहा है उसको टोटल करके वो मैं यहां पर इसकी वैल्यू बना दूंगा। अगर इसकी भी वैल्यू नहीं पता है तो फिर तीसरा एलिमेंट आता है जो खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा है। खड़ा खड़ा मुस्कुरा रही मतलब कोई थर्ड पार्टी, मतलब कोई लाइक सिमिलर, ना जारिया है कि वैल्यू ना आर्या है कि ओपन मार्केट वैल्यू, बल्कि एक सिमिलर जो कमोडिटी है उसकी वैल्यू को हम यहां पर उठाते हैं, उसका जो ओपन मार्केट प्राइस है उसको कंसिडर किया जाएगा वैसे करके। तो हम रैंक 1 के मुताबिक जो जारिया है या जो आर्या है या जो खड़ा खड़ा मुस्कुरा रिया है इनकी बात करके चलेंगे, लेकिन क्रम में करके चलेंगे, क्रम बना के चलना पड़ेगा। ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई मतलब व्हाट यू आर सप्लाई, और ये आ गया अपना आर्या है, एंड उसके बाद ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सिमिलर सप्लाई जो खड़ा खड़ा मुस्कुरा रिया है। अगर ये सब भी संभव ना हो तो फिर आप रैंक नंबर 2 पर आ जाते हैं जहां पर 110% ऑफ कॉस्ट है और और आपका 110% ऑफ कॉस्ट क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर मैन्युफैक्चरर के एंगल से बात कर रहे हो, अगर ट्रेडर के लिए बोल रहे हो तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जिसने उसने परचेज किया है, और एक सर्विस प्रोवाइडर के एंगल से बात कर रहे हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोविजनिंग और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज विल बी कंसीडर्ड एज असेसिबल वैल्यू एट दिस मोमेंट, राइट सर। और अगर ये भी संभव ना हो तो फिर बेस्ट जजमेंट, जो तुमको हो पसंद वही बात यहां पर करके चलेंगे। अगला आता है रूल नंबर 28 रेड विद रूल नंबर 30 एंड 31 करके आपके यहां पर आते हैं। इसमें बताया जाता है रैंक 1 पर बोलते हैं कि देखिए ये लगता कब है? जब ट्रांजैक्शन अपनों के बीच में हो रही हो। अपने कौन है? अपने कौन है? ट्रांजैक्शन बिटवीन डीम्ड डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन। डीम्ड डिस्टिंक्ट कहते किसे हैं? जिनके बीच में एक बॉर्डर आ जाता है, जैसे मिस्टर एक्स है और मिस्टर एक्स का जो कारोबार है वो 2 अलग अलग स्टेट में है, 2 अलग अलग यूटी में है, या एक स्टेट और एक इसमें, या एक कंट्री या दूसरे कंट्री में, मतलब बीच में एक बॉर्डर आ रहा है किसी भी तरीके का, और एक ही व्यक्ति के 2 अलग अलग कारोबार हैं तो एक दूसरे के लिए डीम्ड डिस्टिंक्ट कहे जाएंगे। मोरोवर अगर ये सेम स्टेट के अंदर भी हैं, मान लो यूपी में ही हैं, लेकिन दोनों के बीच में रजिस्ट्रेशन का पर्दा पड़ा हुआ है, इसका रजिस्ट्रेशन अलग है, इसका अलग है, इनको तब भी हम यहां पर डीम्ड डिस्टिंक्ट मानकर चलते हैं। तो ट्रांजैक्शन जब अपनों के बीच में हो, रिलेटेड पार्टी में या डीम्ड डिस्टिंक्ट में होती है, अपनों के बीच में होती है, तो हम जानते हैं कि वो भले ही एफओसी क्यों ना हो उसके बावजूद भी उसे सप्लाई बनाया जाता है। ये बात तो हम भली और भांति अच्छे से जानते हैं, मालिक करे। ठीक है जी, फिर आगे क्या? तो इसमें पहला पॉइंट ये आता है कि जब अपनों के बीच में है तो बेसिकली हमें ये तो पता है कि यहां सप्लायर से जीएसटी जाएगा और रेसिपिएंट अपनी किताबों में क्रेडिट बुक कर लेगा।
तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि पुराने समय के अंदर जब ये स्टॉक ट्रांसफर वगैरह अपनों के बीच में हुआ करता था, तो चूंकि सेल तो होती नहीं थी, हाँ मैन्युफैक्चरिंग करके दूसरे को अपने को स्टॉक ट्रांसफर कर दिया तो उसमें सिर्फ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का ही लोड आया करता था। लेकिन अब चूंकि स्टॉक ट्रांसफर आज भी सप्लाई बनाया जाता है तो इसके ऊपर जीएसटी का लोड आएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि सुनिए जरा, अब जो जीएसटी के जो रेट सेट किए गए हैं वो बाय कीपिंग इन माइंड द रेट ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी प्लस वेट, इन दोनों रेट को मर्ज करके जीएसटी का रेट तय किया गया। जैसे मान लीजिए पुराने समय के अंदर एक्साइज ड्यूटी का रेट 14% था, वेट का 14% था, तो 28% का था। तो आज वो चीज जीएसटी के 28% के अंदर कैटेगराइज करी जाती है। तो पुराने समय के अंदर अगर एक्साइज ड्यूटी का रेट 14% था तो 14% का लोड ही आ रहा था और सामने वाले को उसका क्रेडिट मिल जाया करता था, राइट। आज वही चीज 28% से लगेगी और सामने वाले को आईटीसी भी मिल जाएगा। ठीक है, आज भी वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर निकल के आती है कि क्रेडिट के रूप में पैसा ज्यादा ब्लॉक रहेगा। पहले सिर्फ 14 रुपए ही क्रेडिट के रूप में ब्लॉक रहते थे कुछ समय के लिए, लेकिन अब वही 28 रुपए ब्लॉक हो जाएंगे क्रेडिट के रूप में, जिसकी वजह से जो व्यक्ति है उसके वर्किंग कैपिटल में दिक्कत आएगी, जिसके लिए उसे शॉर्ट टर्म लोन वगैरह लेने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब इससे बढ़िया तो पुराना सिस्टम था जहां पर ब्लॉकेज हमारी कम होती थी। माना कि वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, बिकॉज स्टॉक ट्रांसफर में सामने वाले को आईटीसी मिल जाता है, तो कॉस्ट का पार्ट तो कभी बनेगा नहीं वो। लेकिन जो आईटीसी के रूप में पैसा ब्लॉकेज था वो पहले के मुकाबले यहां पर बढ़ गया। तो सरकार से इसका निदान मांगा गया। जीएसटी काउंसिल ने अपने एक सोल्यूशन बनाकर भेजा और जो कि यहां आपके सामने आ गया कि देखिए, अगर स्टॉक ट्रांसफर अपनों के बीच में हो रहा है, ट्रांजैक्शन अपनों के बीच में हो रही है और सामने वाला जो अपना है वो B2B ट्रांजैक्शन है, या ये कहूं कि वो आईटीसी ले पाएगा। अगर वो आईटीसी ले पाएगा तो सरकार ये जानती कि जहां पर सामने वाले व्यक्ति को आईटीसी मिल जाता है, वास्तविकता में वहां पर गवर्नमेंट को कुछ मिलता ही नहीं है। सत्यता तो यही है कि वहां गवर्नमेंट को कुछ भी मिलता नहीं है, क्योंकि जितना मान लो अगर 100 करोड़ रुपए भी सप्लायर ने दिए तो रेसिपिएंट 100 करोड़ का क्रेडिट ले लेगा और वहां सरकार को एक ढिले की आमदनी नहीं होगी। तो इस चक्कर में उन्होंने कहा कि एक फॉर्मूला बनाकर दे दिया, क्योंकि लोग कह रहे थे कि वर्किंग कैपिटल में पैसा ज्यादा ब्लॉक हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने शानदार सोल्यूशन बना के दिया कि अगर रेसिपिएंट फुल आईटीसी बुक करने के लिए एलिजिबल है, फुल आईटीसी बुक करने के लिए एलिजिबल है, तो आप जो मर्जी वैल्यू डिक्लेयर कर लो, उसी को हम ओपन मार्केट वैल्यू मान लेंगे। तो मन मर्जी वैल्यू आप यहां पर ले सकते हो। स्टॉक ट्रांसफर जब डीम्ड डिस्ट्रिक्ट के बीच में बात की जा रही हो तो वैल्यू एज पर योर चॉइस, वट एवर द वैल्यू यू विल डिक्लेयर, वो आप चाहे 1 रुपए बताओगे तो यहां भी सरकार को कुछ नहीं मिलने वाला, बिकॉज आप 1 रुपए के ऊपर जीएसटी भरोगे, सामने वाला आपका 1 रुपए का जो जीएसटी गया उसका क्रेडिट ले लेगा, तो सरकार को यहां भी कुछ नहीं मिला। आप चाहे वैल्यू 1000 करोड़ लिख दो, 1000 करोड़ पे सरकार को जीएसटी जाएगा, लेकिन सामने वाला क्रेडिट बुक कर लेगा, तो वास्तव में अभी भी सरकार को कुछ नहीं मिला। तो सरकार ने कहा कि अगर सामने वाला आईटीसी ले पा रहा है, B2B ट्रांजैक्शन आईटीसी ले पा रहा है, तो अब जो मर्जी वैल्यू कर देना, क्योंकि अब कम करो या ज्यादा करो, हमें तो वास्तव में कुछ मिलने वाला है नहीं, लेकिन आपकी समस्या का समाधान यहां जरूर आपको मिल जाएगा। तो ऐसा यहां पर बोल दिया गया है। उसके बाद आगे एक ऑप्शनल तरीका इन्होंने और भी दिया है कि देखो आप कर क्या रहे हो, आप ये कर रहे हो कि यहां पर आकर ये सप्लायर है और ये आपका रेसिपिएंट है, राइट। तो यहां पर ये जो ट्रांजैक्शन हुई पहली, तो यहां की जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है, जो प्राइस 1 है बेसिकली, ये आपका रिलायबल नहीं था। तो एक काम किया हमने यहां पर आकर कि भाई हमने आगे झांक कर देखा कि आगे चल के देखो ये जो व्यक्ति, ये भी तो उसकी ट्रांजैक्शन 2 करेगा ना, यहां पर आकर इसका प्राइस 2 निकल के आएगा। तो जिस प्राइस पर इसने आगे बेचा है किसी और व्यक्ति को, तो वो देख लीजिए कितने में बेचा है। तो इस प्राइस को बेस बनाया जा सकता है नहीं। इसको बेस बनाने के लिए क्या जरूरी है? पहली बात तो ये कि अगर मान लीजिए यहां से फैब्रिक सप्लाई किया जाता है, अगर यहां से फैब्रिक सप्लाई किया जाता है तो सामने भी फैब्रिक ही आपका सेल होना चाहिए। चूंकि आप इसके प्राइस को बेस बना रहे हो यहां वैल्यूएशन करने के लिए, तो ये सेम चीज होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि आपने यहां फैब्रिक रिमूव कर दिया और अगली वाली फैक्ट्री में जाकर वो रेडीमेड गारमेंट बना के बेचा जा रहा है, तो रेडीमेड गारमेंट का तो प्राइस में नहीं कंसिडर कर सकता ना फैब्रिक का वैल्यूएशन करने के लिए, है ना। तो इसलिए सेम गुड्स आपका होना चाहिए। दूसरा, आप इस प्राइस 2 को बेस यहां पर बना रहे हो, तो ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है ये एक अनरिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आपकी होनी चाहिए, यूआरपी ट्रांजैक्शन आपकी होनी चाहिए। ठीक। तीसरी बात, चूंकि आपको यहां पर वैल्यू इस पॉइंट पर चाहिए, लेकिन अगली इस प्राइस 2 के अंदर तो अगले वाले का यहां पर जो प्रॉफिट एलिमेंट है वो भी जुड़ा हुआ होगा ना इस बंदे का, तो उसको घटाने के लिए 10% का उन्होंने मार्जिन ले लिया और कहा कि ये जो प्राइस आ रहा है P2, इस P2 का 90% जो भी आएगा उसको यहां पर हम रख देंगे और उसके आधार पर इसका वैल्यूएशन कर दिया जाएगा।
लेकिन ध्यान दीजिए, क्या ये सर्विस सेक्टर में अप्लाई हो पाएगा? द आंसर इज नो। ये सर्विस सेक्टर में अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि सर्विस में ऐसा नहीं होता कि इसने यहां से सर्विस दी, उसने प्रॉफिट लगा के सर्विस को आगे बेच दिया, वैसी वाली बात निकल के नहीं आती है। सो दिस फार्मूला ऑफ 90% विल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ सर्विस सेक्टर। तो ध्यान दीजिए, हमारे पास क्या हुआ था, जब हम कॉस्ट लेकर आ रहे होते हैं, जब हम पीछे से कैलकुलेशन करके ला रहे होते हैं, तो हम कॉस्ट में अपना प्रॉफिट एलिमेंट 10% जोड़ देते हैं और इसलिए बोल देते हैं कॉस्ट का 110%। जब वैल्यू आगे से लेकर आ रहे हैं जिसमें अगले वाले का प्रॉफिट एलिमेंट भी शामिल है, तो हम उसका 90% लेकर चलते हैं। आगे से अगली स्टेज से उठाई है तो 90% ऑफ प्राइस टू, पीछे से उठा के ला रहे हैं तो प्रॉफिट एलिमेंट खुद के लिए चढ़ाना पड़ेगा, खुद का प्रॉफिट एलिमेंट, और वो 110% यहां पर आ जाता है। ध्यान दीजिए, बड़ी बात बोलने के लिए जा रहा हूं, जो 90% वाली ये बात है, ये आपकी सर्विस सेक्टर के लिए लागू नहीं होती है, नेवर एवर। और जो 110% वाली बात है, ये आपके सर्विस सेक्टर के लिए ऑप्शनल है। आप चाहो तो लगाओ, चाहो तो मत लगाओ, ये आपकी चॉइस है, आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है, क्योंकि सर्विस सेक्टर में कॉस्ट को कंप्यूट करना इतना आसान काम नहीं होता है, इतना आसान काम नहीं होता है कि पर यूनिट कॉस्ट की कैलकुलेशन वहां पर करी जा सके। तो 90% वाली बात सर्विस सेक्टर के लिए है ही नहीं, और 110% वाली बात सर्विस सेक्टर के लिए ऑप्शनल यहां पर रखी जाती है। तो वैसे करके हमारी बात यहां पर आ जाती है। तो बोलते हैं ये आपका रैंक 2 ऑप्शनल दी गई थी 90% वाली, लेकिन ये सिर्फ गुड्स के लिए है, ये सिर्फ गुड्स के लिए है कि सेल ऑफ सेम गुड्स हो, अनरिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो, तो जो गुड्स का 90% ऑफ प्राइस टू है उसे यहां पर असेसेबल वैल्यू बना दिया जाएगा। ठीक है जी। तो पहला पॉइंट आया मनमर्जी का, लेकिन वो तब जब सामने वाला आईटीसी ले पा रहा हो। दूसरा ये ऑप्शनल दिया प्राइस टू का 90%, और तीसरा तो वही अपना वो वहां से कॉपी पेस्ट करके डाल दिया है कि जो जारिया है उसकी वैल्यू या जो आरिया है उसकी वैल्यू, खड़ा खड़ा मुस्कुरा रिया है उसकी वैल्यू, नहीं तो फिर कॉस्ट और फिर अपना बेस्ट जजमेंट, बाकी सारा का सारा कॉपी पेस्ट कर दिया है आपके पहले वाले इस सिस्टम से, रूल 27 से आपका कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। लेकिन इसमें एक पॉइंट नहीं है, जो आरिया है उसकी वैल्यू वो इसलिए नहीं है यहां पर आकर वो इसलिए नहीं है यहां पर आकर क्योंकि यहां जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो अपनों के बीच में हो रही है, और अपने प्रैक्टिकली एफओसी ट्रांजैक्शन होती, तो सामने से कुछ आ ही नहीं रहा होता है, इसलिए यहां पर इसको ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। तो बाकी रैंक 3 पे क्या है, जो जारिया है उसकी वैल्यू, जो आ रहा नहीं ये नहीं, जो खड़ा खड़ा मुस्कुरा रिया है उसकी वैल्यू, कॉस्ट और फिर अपना बेस्ट जजमेंट। तो 3 आ गए, पहला पॉइंट आ गया। अगर सामने वाला आईटीसी ले सकता है तो वैसे वाले मामले में मन मर्जी वैल्यू उठा लीजिए, क्योंकि ट्रांजैक्शन अपनों के बीच में है। नंबर 2 ऑप्शनल वैल्यू 90% ऑफ प्राइस टू आप उठा सकते हैं, बशर्ते कि सेम गुड्स आपका आगे सेल किया जा रहा हो टू अनरिलेटेड पार्टी, और ये सिर्फ गुड्स के लिए है, सर्विस के लिए 90% वाली बात एप्लीकेबल नहीं होती है। और उसके बाद में आता है आपका रैंक 3 ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ जो जारिया है या फिर जो खड़ा खड़ा मुस्कुरा रिया उसकी ऊपर मार्केट वैल्यू, उसके बाद कॉस्ट या फिर बेस्ट जजमेंट की बात अपनी करके हम चलते हैं, क्योंकि तीसरा पॉइंट तो कॉपी पेस्ट है आपका यहीं से। ठीक है, उसके बाद में यहां पर आइए, ये आपका 29, ये लगता है जब आपकी प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, तो वहां पर आकर इसकी बात हम मालिक करके चलते हैं तब जाकर इसकी बातें यहां पर करी जाती हैं जब प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में चर्चाएं आपकी हो रही होती हैं, वैसे करके बात करी जाती है। ठीक है जी, यस सर यस सर यस सर, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा जी, तो यहां पर आकर जो ऑप्शनल मेथड है 90% वाला, वो तो रख ही दिया है कि प्रिंसिपल से एजेंट को माल जा रहा है या एजेंट से प्रिंसिपल को माल जा रहा है, तो जितने में एजेंट आगे बेच रहा है उसका 90% उठा के आप यहां पे रख सकते हैं। तो वो जो ऑप्शनल था वो कॉपी पेस्ट यहां पे कर दिया गया है। बेसिकली देखा जाए तो यहां सिर्फ मनमर्जी वाला ऑप्शन नहीं है, बाकी सारा का सारा रूल 28 से कॉपीड है। मनमर्जी वाले ऑप्शन को छोड़कर ये ऑप्शनल आ गया। उसके बाद ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ जो जारिया है उसकी वैल्यू या फिर सिमिलर गुड्स की वैल्यू, 110% ऑफ कॉस्ट और बेस्ट जजमेंट, ऐसे करके हम बात करके चलते हैं मालिक। और 110% ऑफ कॉस्ट का मतलब फॉर मैन्युफैक्चरर के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ट्रेडर के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और सर्विस प्रोवाइडर के लिए ये चीज अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोविजनिंग सर्विस, लेकिन उसके लिए ये ऑप्शनल यहां पर रखवाया जाता है। फिर से बता दूं, 90% वाली बात जो बात है ये सर्विस प्रोवाइडर के लिए है ही नहीं, और जो 110% वाली बात है ना मालिक, वो आपके बेसिकली जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके लिए ऑप्शनल यहां पे रखवाई जाती है कि आप ठीक है सर्विस वाले आप लगाओ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। क्या आप इनको फिर से एक बार बोल सकते हो? यस मैं बोल सकता हूं। रूल नंबर 27 ये एक जनरल प्रोविजन है जहां पर बात करते हैं
सबसे पहले जो जारिया है या जो आरिया है उसकी वैल्यू, या खड़ा खड़ा मुस्कुरारिया उसकी वैल्यू उठा लीजिए। अगर ये सब नहीं है तो 110% ऑफ कॉस्ट, और ये 110% ऑफ कॉस्ट ये सर्विस वाले के लिए ऑप्शनल है, और या फिर बाय जजमेंट की बात करेंगे। दूसरे में आइए, जब हम अपनों के बीच में ट्रांजैक्शन की बात कर रहे होते हैं तो वहां पर सबसे पहले आता है जो भी मन मर्जी वैल्यू आप बताओगे वो यहां पर कंसिडर करके चलेंगे, बशर्ते कि सामने वाले को पूरा का पूरा आईटीसी मिल रहा हो, क्योंकि सामने वाले को आईटीसी मिल रहा होता है तो वहां वास्तव में हमें कोई आमदनी नहीं हो रही है, तो आप जो मर्जी वैल्यू बताएंगे हम उसको यहां पर आकर पकड़ लेंगे। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है यहां पर निकाल कर देता है वो कि लाइक ऑप्शनल मेथड एक निकाल कर दिया कि आप ऐसा भी कर सकते हो, 90% ऑफ प्राइस टू ले सकते हो, लेकिन ये सिर्फ गुड्स के लिए है। दूसरी बात, सेम गुड्स आपका आगे बेचा जाना चाहिए और वो भी अनरिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, जो ट्रांजैक्शन नंबर 2 है, तो ही हम यहां पर आकर अपनी बात कर सकते हैं। प्राइस टू यहां पर कंसिडर किया जा सकता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, ठीक है। अगर ये भी संभव ना हो तो जो जारिया है उसकी वैल्यू, या जो खड़ा खड़ा मुस्कुरारिया है उसकी वैल्यू, है ना, और वो लेके चलेंगे। उसके बाद फिर 110% ऑफ कॉस्ट, और फिर बाय जजमेंट की बात करके हम चलते हैं। उसके बाद में प्रिंसिपल एजेंट, वो सेम है बिल्कुल, रूल 28 से कॉपीड है, बट वो मनमर्जी वाला ऑप्शन नहीं है। एक तो वो ऑप्शनल मेथड आ गया 90% ऑफ प्राइस टू रैंक 1 पे, उसके बाद में फिर वही जो जारिया है, खड़ा खड़ा मुस्कुरारिया, 110% ऑफ कॉस्ट, और उसके बाद में फिर अपना बाय जजमेंट की बात करी जाती है। रूल नंबर 31 आता है वैल्यू इन केस ऑफ लॉटरी ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट। बेसिकली लॉटरी के संबंध में जीएसटी का रेट 28% का लिया जाता है। यहां पर बस एक बात बताने का प्रयास किया गया है कि लॉटरी पे जीएसटी का रेट 28% का। दूसरा, जो भी लॉटरी का टिकट वैल्यू होती है, लॉटरी की जो टिकट वैल्यू होती है या उसका जो नोटिफाइड प्राइस है, टिकट वैल्यू और नोटिफाइड प्राइस जो भी दोनों में अधिक होता है उसे बेस बनाते हैं, और वो जो प्राइस होगा वो आपका इनक्लूसिव ऑफ जीएसटी लिया जाएगा। लॉटरी का जो टिकट जिस पर लिखा होता है, फेस वैल्यू जो उसकी लिखी हुई है, दैट शैल बी कंसीडर्ड एज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। मतलब जितने में टिकट बेचा गया, चाहे फेस वैल्यू पे बेचा गया, चाहे नोटिफाइड वैल्यू पे बेचा गया, अपना कम या ज्यादा पे, विच एवर इज हायर, जो भी अपना निकल के आ रहा है, जिसपे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो वो बेसिकली आपका जो प्राइस है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी माना जाएगा। और जहां पर प्राइस इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होते हैं तो वहां पे फॉर्मूला लगता है असेसेबल वैल्यू निकालने के लिए 100/128, और अगर सीधा जीएसटी निकाला है तो 28/128 फॉर्मूला लगाया जाएगा, क्योंकि लॉटरी के संबंध में चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट की जा रही हो या गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड किसी दूसरे बंदे के द्वारा ऑपरेट की जा रही हो, वहां पर आपका जीएसटी का रेट 28% ही लिया जाता है दोनों वाले मामले के अंदर। वैसी वाली बात यहां पर कही जाती है। उसके बाद में आते हैं आपके रूल नंबर 32, ये निकल कर आता है। रूल नंबर 32 के अंदर फॉरेक्स डीलिंग की बात करी जाती है मालिक, और फॉरेक्स डीलिंग के अंदर 2 मेथड्स बेसिकली यहां पर आपके बताए जाते हैं, जिसमें 2 मेथड कौन कौन से मैं आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1, ये दोनों के दोनों मेथड ऑप्शनल हैं। आप चाहो तो एक्चुअल जो मार्जिन बनता है फॉरेक्स के संबंध में आप उस पर अपना जीएसटी भर सकते हैं, ये बात बताई जाती है। और दूसरी बात ये बताई जाती है, हालांकि फॉरेक्स का डिस्कशन पूरा आगे दे रखा है यहां पे आपका, ये सारे एग्जाम्पल्स सारा कुछ मैंने करके बता रखा है, यहाँ पे पूरा एग्जाम्पल दे के समझा रखा है पूरा। फॉरेक्स की जब यहाँ पे बात करते तो पूरी लिंकेज के साथ फॉरेक्स को मैंने यहाँ पर आपको समझाया है। ये इसकी लिंकेज आ गई, मनी है, सप्लाई है, ओरिजिन क्या, डेस्टिनेशन क्या, और जब अपनों के बीच में हो, फॉरेक्स डीलर या बैंक के बीच में हो तो जीएसटी नहीं लगता है। जहां तक सवाल है कंपटीशन का, तो कंपटीशन में ऑप्शन आता है आपका ए। देखिए रूल नंबर 32 के अंदर जो भी बातें दी गई हैं सारी की सारी आपकी ऑप्शनल है। आप चाहे तो इन बातों को फॉलो करें, अदरवाइज जो आपका एक्चुअल मार्जिन बनता है आप उसके ऊपर जीएसटी का पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए के अंदर आपको यहां पर यह बताया जा रहा है कि भाई साहब बात सुनो हमारी, अगर आपकी ट्रांजैक्शन में इंडियन रुपीज इन्वॉल्व है, चाहे आप करेंसी बेच रहे हो चाहे खरीद रहे हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, ये बताइए क्या उसमें इंडियन रुपीज इन्वॉल्व है या नहीं। अगर इंडियन रुपीज इन्वॉल्व है तो उसको कंपेयर कीजिए आरबीआई रेफरेंस रेट से। आरबीआई रेफरेंस रेट से कंपेयर करने के बाद जो भी डिफरेंस निकल के आ रहा है, उस डिफरेंस में टोटल नंबर ऑफ यूनिट की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका डीम्ड कमीशन तैयार है, उसके ऊपर आपका जीएसटी कंप्यूट करवा दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो क्या करोगे, तो जो भी आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है, चाहे वो खरीदने की चाहे बेचने की है, आप उसमें 1% की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका पर यूनिट डीम्ड मार्जिन निकल के आ जाएगा। उसके बाद फिर आप टोटल नंबर ऑफ यूनिट की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल डीम्ड कमीशन वहां पर निकल कर आ जाता है।
उसके बाद मान लीजिए दोनों के दोनों करेंसी आपकी फॉरेन करेंसी हैं, डॉलर के बदले पाउंड का कन्वर्जन यहां पे करवाया जा रहा है। इन सच ए केस व्हाट विल हैपन, बिकॉज बोथ द करेंसीज आर इन फॉरेन करेंसी, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट बोथ द करेंसीज इनटू इंडियन रुपीज विद द हेल्प ऑफ आरबीआई रेफरेंस रेट। नाउ बोथ द करेंसीज आर कन्वर्टेड इनटू इंडियन रुपीज, नाउ टेक लोअर out of both, whichever is lower that will be considered as final value, and 1% of that value will be considered as a deemed commission for this purpose। वो 1% यहाँ पर deemed commission के रूप में कंसिडर कर लिया जाएगा। तो या तो आप आपका जो एक्चुअल कमीशन बनता है उस पर जीएसटी भर दीजिए, या फिर यहाँ पर जो डीम्ड कमीशन हम आपको बता रहे हैं उसके हिसाब से अभी आप अपना कमीशन अपना जीएसटी भर सकते हैं, वैसी वाली बात। लेकिन अगर आपको ऑप्शन 1 पसंद ना आए तो आप ऑप्शन बी पर आ सकते हैं। ऑप्शन बी क्या बोलता है कि ध्यान दीजिए, ऑप्शन बी के अंदर एक बड़ी बात तो यह है कि यहां पर ट्रांजैक्शन कम से कम वैल्यू 250 से लेकर 60,000 के बीच में होनी चाहिए। कम से कम 250 और मैक्स टू मैक्स पर ट्रांजैक्शन जो डीम्ड कमीशन का अमाउंट होगा ना, वो इस रेंज के बियॉन्ड नहीं जा सकता। ये डीम्ड कमीशन का अमाउंट कम से कम 250 होगा पर ट्रांजैक्शन, और मैक्स टू मैक्स पर ट्रांजैक्शन 60,000 तक जा सकता है, इससे ऊपर या नीचे नहीं जाएगा। अगर आपकी ट्रांजैक्शन है यहां पर 1 लाख तक की ट्रांजैक्शन है, तो उसमें क्या करते हैं कि जो भी आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाई 1%, ठीक है। तो जो भी आएगा वो आपका डीम्ड कमीशन है। बट रिमेंबर दिस अमाउंट कैन नॉट बी बिलो ₹250। जैसे मान लीजिए आपका 10,000 का अमाउंट बनता था, तो 10,000 का जो 1% निकल के आता है वो मात्र 100 रुपए निकल के आएगा, तो 100 रुपए डीम्ड कमीशन। लेकिन डीम्ड कमीशन कैन नॉट बिलो ₹250, तो यहां पर 100 रुपए और 250 विच एवर इज हायर वो आपका यहां पर आ जाएगा, राइट। उसके बाद में बोलते हैं कि अगर मान लीजिए ट्रांजैक्शन आपकी 1 लाख से ऊपर की, लेकिन 10 लाख तक की ट्रांजैक्शन है, तो फिर आप उसमें क्या करके चलेंगे, जरा उसके बारे में भी आप हमें बतला दीजिएगा। तो उसमें बोलते हैं कि भाई साहब सुनो, इसमें 1,000 तो हमने फिक्स कर दिया, 1,000 फिक्स कर दिया। पहले वाले 1 लाख के, पहले 10 लाख में से जो पहले वाला बॉटम का 1 लाख है, उसके लिए 1 लाख का 1% 1,000 वो फिक्स हो जाता है। उसके बाद बाकी जो बचेगा 1 लाख से जो ऊपर वाला बचेगा उस पर 0.5% की मल्टीप्लाई हम कर देंगे। तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई ऐसे, जैसे मान के चलिए अगर टोटल ट्रांजैक्शन आपकी 7 लाख रुपए की बनती थी, तो यहां पर इसमें से जो पहला वाला 1 लाख है उसके लिए तो 1,000 यहां पर फिक्स कर दिया गया। जो अगला वाला 6 लाख बचेगा, 6 लाख का 0.5% करेंगे तो आपका यहां पर जो भी है वो निकल के आ जाएगा। तो 6 लाख का 0.5 करके चलेंगे तो शायद 3,000 के आसपास निकल के आएगा। तो टोटल वैल्यू आपकी 4,000 रुपए यहां पर हो जाएगी, वैसे करके जो भी है। 10 लाख से ऊपर के अगर ट्रांजैक्शन है तो आप क्या करके चलोगे, तो वहां बोलते हैं कि भाई सुनो, पहले 10 लाख के लिए आप फिक्स कीजिए। पहले 10 लाख में कैसे करेंगे, तो पहले 10 लाख में भी पहला 1 लाख और अगला 9 लाख। तो पहले 1 लाख के लिए तो आपका 1,000 रुपए वो आ जाता है, अगला जो 9 लाख है उसके लिए आपका यहां पर ये 4,500 रुपए आ जाता है। तो पहले 10 लाख के लिए बेसिकली आपका 5,500 ये आ जाता है। उसके बाद जो ऊपर वैल्यू है, जैसे मान लो वैल्यू आपकी यहां पर सपोज करो 12 लाख या 15 लाख रुपए की थी, तो अगला वाला 10 लाख से ऊपर वाला जो है उस पर मल्टीप्लाई करेंगे 0.1% की मल्टीप्लाई करेंगे। बट रिमेंबर द पर ट्रांजैक्शन डीम्ड कमीशन कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ 60,000 रुपीज। अगर मान लीजिए पर ट्रांजैक्शन आपका 70,000 रुपए निकल के आ रहा है, तो विच एवर इज लोअर हम उसे यहां पर डीम्ड कमीशन रख के चलेंगे, उसके हिसाब से आपकी जीएसटी कैलकुलेशन करी जाएगी। तो इस प्रकार से पहले में है 1%, यहां पर आपका 1% है, यहां पर आपका आधा % और यहां पर आपका 0.1%, 0.01% अपना निकल कर आता है। 1 लाख, 10 लाख और 10 लाख से ऊपर की बात, ऐसे करके स्लैब आपके यहां पर दिए जाते हैं। जो भी आपका पीरियड है, लॉक इन पीरियड आपका 1 ईयर रहेगा। जो भी आप ऑप्ट करोगे सेम फाइनेंशियल ईयर में आप उसे चेंज नहीं कर सकते। अगले साल चाहो तो आप उसे चेंज यहां पर कर सकते हो। इसी के अंदर अगला पॉइंट आता है एयर ट्रैवल एजेंट का। तो एयर ट्रैवल एजेंट के अंदर जो कमीशन एजेंट होता है, बेसिकली वो कमीशन एजेंट अपना जो उनका एक्चुअल मार्जिन है, उस एक्चुअल मार्जिन के ऊपर वो जीएसटी का पेमेंट कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। लेकिन अगर वो नॉर्मली क्या होता है, वो क्लाइंट से छिपाने का प्रयास करते हैं कि क्लाइंट को ना पता लगे कि एक्चुअल में वो कितना कमीशन कमा रहे हैं, क्योंकि अगली बार फिर क्लाइंट नहीं आएगा। अगर मुझे पता लगता है कि मेरे एजेंट ने मेरे एक मात्र टिकट बुक कराने के 1,000 रुपए कमा लिए हैं, तो शायद मैं अगली बार उसके पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि फिर मैं अपने आप ही खुद अपना टिकट बुक करा लूंगा कि भाई साहब जरा सी देर लगती टिकट बुक कराने में, और ऐसा मेरी जेब से 1,000 रुपए इस तरह से चले गए। तो वो नहीं चाहते कि उनका एक्चुअल मार्जिन यहां पर पता लगे, क्लाइंट को पता लगे, तो इसलिए वो डीम्ड मार्जिन, डीम्ड कमीशन के आधार पर जीएसटी का पेमेंट करते हैं। सरकार ने कहा कि ठीक है, अगर आपकी डोमेस्टिक फ्लाइट की टिकट बुक करा रहे हो तो 5% ऑफ बेसिक फेयर, 5% ऑफ बेसिक फेयर का हम आपका डीम्ड कमीशन मान के चलेंगे। अगर इंटरनेशनल फ्लाइट है तो 10% ऑफ जो बेसिक फेयर है उसका हम यहां पर लेके चलेंगे। बेसिक फेयर का मतलब क्या होता है, बेसिक मतलब बेस फेयर जो होगा आपका,
तो बेस फेयर के बाद बहुत सारे वो होते हैं, एडमिन फी, सरचार्ज फी, पैसेंजर सिक्योरिटी फी, फैसिलिटेट चार्ज, ये टूरिस्ट टैक्स, फलाना टैक्स, धिमा, वो कह रहे हैं बेस प्राइस मतलब ओरिजिनल प्राइस। इस प्राइस का 5% या 10% जो भी निकल के आएगा वो आपका डीम्ड कमीशन यहां पर कंसिडर किया जाता है। उसके बाद में आगे बात करते हैं मालिक। मैं तो क्लास के दौरान तो पूरी लिंकेज करके बताता हूं ताकि पिक्चर पूर्ण रूप से क्लियर हो कि किस तरह से हम क्या बात करके चल रहे हैं। तो यहां पर ये ऑप्शंस बेसिकली इनको दिए जा रहे हैं मालिक, ठीक है जी। उसके बाद में आगे बात करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं। तो पहले बात ध्यान दीजिएगा, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम कमाती है, बिल्कुल ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी की सर्विस क्या होती है? सर्विस होती है मालिक रिस्क कवर की। बड़ी बात बता रहे हैं, सर्विस होती है रिस्क कवर की। इंश्योरेंस कंपनी की जो सर्विस है वो है रिस्क कवर की सर्विस है, रिस्क कवर की। और रिस्क कवर के अगेंस्ट जो प्रीमियम आया है दैट आर लाइबल टू जीएसटी। प्रीमियम फॉर रिस्क कवर ओनली लाइबल टू जीएसटी है। अब होता क्या है कि आजकल तो आप जानते हैं कई तरह की पॉलिसी चलती हैं। एक पॉलिसी ऐसी है जो सिर्फ रिस्क कवर करके चलती है, रिस्क कवर और कुछ नहीं, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह की बात नहीं होती, सिर्फ रिस्क कवर होता है। अगर व्यक्तियों इसे टर्म इंश्योरेंस भी बोल देते हैं, जैसे मेरा खुद का 5 करोड़ का इंश्योरेंस हो रखा है। मेरे हर साल करीब 80,000 के आसपास के जाते हैं, जिसमें 5 करोड़ रुपए का रिस्क कवर है। अगर कुछ होता है तो फिर वो पैसे मिलेंगे, वरना तो 80,000 जो जाने थे हर साल चले जाते, वो उसमें से रिटर्न वापस कुछ भी लौट के नहीं आता। वैसी वाली बात यहां पर करी जाती है, ठीक है जी। तो ये हो गया ओनली फॉर रिस्क कवर है, तो फिर ठीक है, तो जो भी आपका प्रीमियम है पूरा का पूरा जीएसटी के दायरे में आ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो प्रीमियम दिया जाता है वो रिस्क कवर और एज ए गुड इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए कंबाइंड होता है। तो अगर पॉलिसी होल्डर को, ओ भाई साहब इधर, अगर पॉलिसी होल्डर और किसको, पॉलिसी होल्डर को पहले से पता है कि कितना रिस्क कवर के लिए है, कितना गुड इन्वेस्टमेंट के लिए है, ऐसे मतलब सबके सामने खुली हुई बात है। अगर खुली हुई बात है तो फिर ठीक है, जितना पोर्शन रिस्क कवर के लिए एलोकेट किया गया है उतने तक पर ही जीएसटी लगाया जाएगा। यानी कि इन्वेस्टमेंट वाला जो पोर्शन है, मान लो लाख रुपए में से वो कहते हैं कि ठीक है 60,000 हम इन्वेस्टमेंट के लिए डालते हैं, 40,000 इसके लिए डालते हैं, तो सिर्फ 40,000 ही, या मान लो 30,000 इसके लिए डालते हैं, तो 30,000 अगर रिस्क कवर के लिए तो 30,000 ही मेरा यहां पर जीएसटी के दायरे में आएगा। लेकिन अगर ये खुली बात नहीं है, ये इट इज एन इंटरनल पॉलिसी ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी की, वो खुद से डिसाइड करेंगे इंटरनल पॉलिसीज के मुताबिक कि कितना किसके लिए जाना चाहिए। तो जब बात खुल के सामने नहीं आई है तो इतना तो पता है कि जैसे लाख रुपए का प्रीमियम आया है, लेकिन लाख रुपए दोनों के लिए कंबाइंड है। अब पूरे के ऊपर तो जीएसटी लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ रिस्क प्रीमियम जो सर्विस है, बेसिकली वो रिस्क कवर की सर्विस है, सिर्फ उसके ऊपर जीएसटी लगाना है। तो क्या किया जाए, तो लॉ मेकर ने यहां पर प्रीफिक्स्ड परसेंटेज दे डाली कि अगर पॉलिसी नई है, पॉलिसी का पहला साल है, किसका साल, पॉलिसी का पहला साल है, मैंने पॉलिसी ली और मेरी पॉलिसी का पहला साल है, तो पहले साल में 25% जो टोटल प्रीमियम का 25% जो होगा वो रिस्क कवर के लिए माना जाएगा। और पॉलिसी के जो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें या सब्सिक्वेंट ईयर्स आएंगे उसमें 12.5% एवरी ईयर जो भी प्रीमियम जा रहा होगा उसमें इतना रिस्क पोर्शन माना जाएगा, ठीक है। तो पॉलिसी का पहला साल है तो 25%, और पॉलिसी के दूसरे, तीसरे, चौथे सालों में आगे तक जितने भी साल होंगे उनमें 12.5% माना जाएगा। लेकिन अगर पॉलिसी एवरी ईयर प्रीमियम नहीं जाता है, वन टाइम प्रीमियम पॉलिसी, तो उसमें 10%, मान लो 1 करोड़ इकट्ठा पैसा दे दिया तो 10% ऑफ 1 करोड़ यानी कि 10 लाख रुपए रिस्क कवर के लिए माना जाएगा, बाकी अपना इन्वेस्टमेंट के लिए मान के चलते हैं। तो यहां पर ये डीम्ड प्रीमियम है फॉर रिस्क कवर के लिए, तो दैट इज लाइबल टू जीएसटी। वैसी वाली बात यहां पर करी जाती है। उसके बाद में बात आती है यहां पर मालिक आपको गुड्स रिपोजेस्ड को लेकर, सेल परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स की यहां पर बात करते हैं। अब ये सेल परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स का मामला क्या है मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान के चलिए एक सोफा सेट बनाने वाला व्यक्ति है और वो सोफा सेट खरीद के लाता है, HCL से लेकर आ रहा है। सोफा सेट कहां से ला रहा है, HCL से सोफा सेट लेकर आ रहा है। HCL एक कॉर्पोरेट है, इनके पास एक सोफा सेट था। जब सोफा सेट खरीदा था HCL ने, तो इन्होंने इस पर जो जीएसटी भरा था उसका क्रेडिट भी अपनी किताबों में निश्चित तौर पर ले लिया होगा, बिल्कुल ठीक बात है। यहां पर इन्होंने इसकी वैल्यू दर्शाई मालिक, और वैल्यू में ऑब्वियस ही बात है जब बीच में ही उसको बेच बाच दिया तो निश्चित तौर पर इनके हैंड में सप्लाई बना होगा, जीएसटी इन्होंने लगा दिया होगा। इन्होंने जीएसटी लगा दिया। अब ये जो बंदा है यहां पर जो यूज्ड सोफा सेट में डील करता है उसको एज इट इज या थोड़ा बहुत रिपेयर करके आगे बेच बाच देता है। जब ये खरीद के लाएगा और आगे इसको सोफा सेट को बेचेगा भी तो आगे सप्लाई बनेगी, इसके हैंड में जीएसटी भी जाएगा। जब जीएसटी जाएगा तो बंदे को 1800 रुपए का आईटीसी भी मिल जाएगा। उसके बाद मान लीजिए इसका जो वैल्यू एडिशन रहा वो 5,000 रुपए का वैल्यू एडिशन यहां पे रहा, तो 10,000 की इसकी कॉस्ट पड़ी, 10,000 प्लस 5, 15,000 रुपए
ये ना अपनी वैल्यू रखी और उसके ऊपर जीएसटी लग गया 2700 रुपए, आउटपुट जीएसटी 2700 रुपए का, आईटीसी 1800 रुपए का था, तो नेट इसे 900 रुपए अपनी जेब से भरने पड़े। प्रैक्टिकली जो भी इसका वैल्यू एडिशन था उसके ऊपर 18% से इसका जीएसटी आ गया। और आप जानते हो जीएसटी एक तरह से वैट ही तो है, वैल्यू एडेड टैक्स ही तो है, तो जो जितनी वैल्यू ऐड करता है उसे अल्टीमेटली उतनी ही वैल्यू पर जीएसटी फाइनली भरना पड़ता है ई कैश लेजर से, राइट। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर निकल के आती है, मालिक पहले वाले केस में कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत आती है दूसरे वाले केस के अंदर। क्या भला कि मिस्टर एक्स सेकेंड हैंड गुड्स में डील कर रहा है, लेकिन इस बार जो वो सोफा सेट लेकर आया है वो घरों से लेकर आया है, हाउस होल्ड से लेकर आया, यानी कि अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से लेकर आया है। तो यहां पर इसे जीएसटी जो इन्होंने जब खरीद के लाए होंगे नए, तो उस समय जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिला होगा, और ना ही आज इनके हैंड में सप्लाई है क्योंकि इनका बिजनेस ही नहीं है, तो यहां पर जीएसटी की बात नहीं हुई होगी। लेकिन अल्टीमेटली चूंकि इनको भी जीएसटी नहीं मिला था, चूंकि ये अनरजिस्टर्ड है, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वैल्यू में जीएसटी का रोल तो आ रहा होगा, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को उसका आईटीसी नहीं मिल रहा होगा क्योंकि उसे खरीदने पर कोई टैक्स इनवॉइस की प्राप्ति नहीं हुई है। अब बंदे का जो वैल्यू एडिशन रहा वो 5000 रुपए का ही रहा, और मान लीजिए इसकी कॉस्ट पड़ी 12700 रुपए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें जीएसटी एलिमेंट तो शामिल था, लेकिन बंदे को आईटीसी नहीं मिल पाया। वैल्यू एडिशन 5000 रुपए रहा, उसके चलते हुए इनका जो जीएसटी निकल के आया वो 3186 रुपए का निकल कर आ रहा है। आईटीसी था नहीं, तो जरा देखिए कितना गलत हुआ बंदे के साथ में। कीमतें लगभग वही हैं, लेकिन पहले समय में इसको नेट जीएसटी 900 रुपए देना पड़ रहा था, और अभी नेट जीएसटी 3186 रुपए देना पड़ रहा है, क्योंकि आउटपुट पे देखिए, हम चूंकि वैल्यू एडिशन पे जीएसटी लगाते हैं फाइनली, और वो निकालते ऐसे कि आउटपुट पे निकाला, इधर इनपुट पे निकाला, जितना इनपुट पे दे चुके उतना यहां से सेट ऑफ कर दिया, तो अल्टीमेटली वो जो वैल्यू एडिशन की है उस पे जीएसटी निकल आता है। अब यहां सेकंड हैंड वाले मामले में क्या हो गया, जो अनरजिस्टर्ड से लेकर आए कि यहां आईटीसी का लोड तो आया, जीएसटी का लोड तो आया, पर क्रेडिट नहीं मिला इसको यहां पर आकर, राइट। इधर ग्रॉस पे पूरा कैलकुलेट कर दिया, तो वो वैल्यू एडिशन वाली बात निकल के सामने नहीं आई। तो यहां पर ऐसी स्थिति में आकर कहा गया कि ठीक है, आप ऐसे मत करो, भले ऐसे मत करो, ये गलत हो रहा है आपके लिए। आपका जो नेट वैल्यू एडिशन है, यानी कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जो आपकी है, आप डायरेक्ट उसी के ऊपर कैलकुलेशन कर दीजिएगा। ये कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे आपका सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, जो भी दोनों का डिफरेंस है वो आपका यहां पर निकल कर आ जाएगा। लेकिन अगर आपका डिफरेंस नेगेटिव जाता है, नेगेटिव वैल्यू एडिशन आता है, आपने लॉस कमाया है, तो फिर आपको जीरो मानकर चलेंगे। तो पॉजिटिव वैल्यू एडिशन जो भी आपका है, आप डायरेक्ट उसके ऊपर अपना जीएसटी कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसी वाली बात यहां पर आपको बताई जाती है, ठीक है। तो वैल्यू एडिशन कैसे निकलता है, सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस। लेकिन कभी कभी परचेज प्राइस भी पता नहीं होता है, तो क्या करेंगे, जैसे मान के चलिए गुड्स रीपोजेस्ड का मामला है, गुड्स रीपोजेस्ड का मामला है, तो वहां पर वैल्यू पता नहीं लग पाती, तो मालिक उसमें क्या करके चले। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए यहां पर एचडीएफसी बैंक है, इसने एक कार बेसिकली दी थी, फाइनेंस करी थी किसी मिस्टर बोरोवर को, और 40 लाख रुपए का इस पर फाइनेंस हुआ करता था, 40 लाख का फाइनेंस दिया था। लेकिन सामने वाली पार्टी अपना फाइनेंस, अपना जो लोन की किस्तें हैं वो टाइम से नहीं भर पाती है, और ये एचडीएफसी वाले कार को रीपोजेस करके ले आते हैं। रीपोजेस करके लेके आए तो क्या कोई इनवॉइसिंग हुई होगी बोरोवर की तरफ से, द आंसर इज नो। आईटीसी वगैरह कुछ मिला होगा, द आंसर इज नो। कार को लेकर आ जाते हैं और फिर कार को बेचते हैं 31 लाख रुपए में। अब हम जानते हैं ये सेकंड हैंड गुड्स में डील करना हो गया। सेकंड हैंड गुड्स में डील करना होता है तो हम जानते हैं कि जो हमारा सेल प्राइस होता है उसमें से परचेज प्राइस हम माइनस कर देते हैं, तो वो अपनी वैल्यू एडिशन हमारा निकल कर आ जाता है, ठीक है। लेकिन हमें सेल प्राइस तो पता है, लेकिन इसका परचेज प्राइस क्या है वो तो है ही नहीं, क्योंकि हम तो उसे रीपोजेस करके लेकर आए हैं। तो रूल नंबर 32 की खूबसूरती यहां पर यही बता रही है कि इस केस में परचेज प्राइस या कॉस्ट प्राइस हम कैसे निकाल के चलेंगे रीपोजेस्ड कार का, सो दैट वी आर एबल टू कंप्यूट अवर नेट वैल्यू एडिशन। और नेट वैल्यू एडिशन अगर मेरे पास में आ गया तो मैं फट से इसका जीएसटी कंप्यूट कर दूंगा। तो वैल्यू, इसको कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने कहा कि ठीक है, जो नई कार की वैल्यू थी उसमें से डेप्रिसिएशन घटा दीजिए 5% पर क्वार्टर के हिसाब से, तो जो आएगा वो आपकी कॉस्ट यहां पे निकल के आ जाएगी। तो नई कार की वैल्यू 40 लाख रुपए की थी, तो जहां से खरीदी और जहां पर आप बेच रहे हो वहां से वहां तक का जो मार्जिन है, बेसिकली आपका 5 क्वार्टर का अगर ये आता है तो 5 क्वार्टर का मतलब 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ के हिसाब से आप डेप्रिसिएशन घटाने के बाद में मान लो 25% आपका डेप्रिसिएशन आ गया, तो ये 30 लाख बचेगा। 30 लाख बेसिकली इसकी कॉस्ट हो गई, आपने बेची थी 31 लाख रुपए में, तो आपका वैल्यू एडिशन 1 लाख रुपए आया। और इसके ऊपर अगर मैं जीएसटी लगाता हूं मान लीजिए 28% से, तो 28,000 रुपए का जीएसटी यहां पर कंप्यूट होकर निकलकर आ जाएगा वैल्यू एडिशन के ऊपर। सेकंड हैंड गुड्स के अंदर ध्यान दीजिए, सेकंड हैंड गुड्स के अंदर जीएसटी कंप्यूट किया जाता है फाइनली वैल्यू
एडिशंस के ऊपर। और वैल्यू एडिशंस क्योंकि वहां पर वो अनरजिस्टर्ड से आप लेकर आ रहे होते हो तो कहीं ना कहीं जीएसटी का लोड तो छिपा हुआ होता है बट आपको क्रेडिट नहीं मिल पाता। तो हम अल्टीमेटली ये वाला फॉर्मूला के आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी ये फॉर्मूला लग नहीं पाता, तो इसलिए डायरेक्ट वैल्यू एडिशन पर ही आपका जीएसटी कैलकुलेट करवा दिया जाता है। और वैल्यू एडिशन कैलकुलेट कैसे करेंगे? सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस या कॉस्ट प्राइस, लेकिन अगर ये नेगेटिव आ रहा हो तो आप उसे जीरो मानकर चलेंगे। ऐसी वाली बात हमारी यहां पर हो जाती है मालिक। और उसके बाद में फिर वाउचर कूपन के बारे में बताया था कि वाउचर कूपन के बारे में जो इसकी परचेजिंग पावर होती है, कूपन की फेस वैल्यू 100 रुपए की, 1000 रुपए की, लेकिन उसमें परचेजिंग पावर ये है कि वो 1200 रुपए की शर्ट परचेज कर सकता है, तो उसकी जो परचेजिंग पावर है वही उस कूपन की वैल्यू यहां पर मानी जाती है। ऐसे करके बात करी जाती है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है राधे? हाँ सर जी एकदम ठीक है, कोनो दिक्कत वाली बात यहां तक तो नहीं है। शाबाश शाबाश मेरे बच्चा। आगे चलिए जरा, आगे क्या बोलते हैं? हाँ, आगे आता है आपका रूल नंबर 32A करके आता है, वैल्यू इन केस ऑफ केरला फ्लड सेट्स, KFC। बड़ी बात, केरला में बाढ़ आ गई थी 2018 में, जिसकी वजह से वहां पर बहुत सारा नुकसान हुआ। उसको कॉम्पनसेट करने के लिए केरला सरकार ने, राज्य सरकार ने यहां पर लगा दिया केरला फ्लड सेस, KFC लगा दिया। पहली बात, इसका रेवेन्यू किसको जाएगा? जैसे नॉर्मली जीएसटी का रेवेन्यू बढ़ता है, आधा सेंट्रल आधा स्टेट, तो क्या यहां पर KFC का रेवेन्यू बढ़ेगा? द आंसर इज नो। उल्टे सेंट्रल गवर्नमेंट केरला को सहायता दे रही है, तो KFC का रेवेन्यू दैट विल बी कलेक्टेड एंड रिटेन्ड ओनली बाय द केरला गवर्नमेंट। दूसरी बात, क्या ये B2B ट्रांजैक्शन पे KFC लगेगा जहां पर सामने वाले को ITC मिल जाता है? अगर सामने वाले को ITC मिलता है तो वास्तव में वो सरकार की आमदनी नहीं होती है। इसलिए यहां पर ये बोला जाता है भाई साहब कि ये B2B ट्रांजैक्शन पे नहीं लगेगा क्योंकि आगे ITC मिल जाएगा, तो इट विल बी एप्लीकेबल ओनली ऑन B2C ट्रांजैक्शन। दूसरी बात, अगर मान लीजिए ट्रांजैक्शन केरला से ट्रांजैक्शन यूपी के लिए हो रही है तो क्या KFC लगेगा? अगर यूपी की ट्रांजैक्शन होती है तो डेस्टिनेशन के मुताबिक KFC का रेवेन्यू चला जाएगा यूपी सरकार को, डेस्टिनेशन प्रिंसिपल के मुताबिक, और यूपी सरकार को KFC का रेवेन्यू रखने का कोई अधिकार नहीं है, ना ही इन्होंने लगाया है और ना ही यहां पर कोई बाढ़ आई हुई है। ठीक है, तो ये इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन पे नहीं होगा, ये सिर्फ केरला के अंदर जो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है उन्हीं पे लगाया जाएगा। सर मान लो अगर ट्रांजैक्शन यूपी से केरला हो रही हो तो KFC लगेगा क्या? अगर मान लीजिए यहां पे KFC लगेगा, लग ही नहीं सकता क्योंकि यहां का जो सप्लायर है उसके ऊपर KFC का जो ये प्रावधान है ये लागू ही नहीं होता है, एंड द पर्सन इन यूपी विल नॉट बी एलिजिबल टू चार्ज KFC इन द इनवॉइस। तो सीधी बात ये है कि इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन पर KFC की बात नहीं होगी, सिर्फ इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन पर ही आपका अप्लाई करवाया जाएगा। एट द रेट ऑफ 1% इसकी कैलकुलेशन करी जाएगी। दूसरी बात ये कि क्या ये आजीवन लग गया? जी नहीं, आजीवन नहीं, सिर्फ 2 साल के लिए लगाया गया है। तो B2C ट्रांजैक्शन पर लगेगा, 2 साल के लिए लगेगा, 1% से लगेगा, सिर्फ केरला को ही अधिकार होगा। दूसरी एक और बात कि ये सिर्फ रेगुलर स्कीम में ही काम करेगा। कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर हम जानते हैं कि वी हैव नो राइट, कंपोजिट डीलर हैव नो राइट टू चार्ज एनी GST और एनी अदर टैक्स और सेस अमाउंट फ्रॉम द कस्टमर। सो KFC का उसे चार्ज करने का अधिकार ही नहीं होता, तो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर KFC का जिक्र नहीं किया जाएगा। तो ये सिर्फ केरला में दिक्कत हुई थी तो इसलिए लग रहा है रेवेन्यू सिर्फ केरला को ही जाएगा। B2C ट्रांजैक्शन पे वो भी रेगुलर स्कीम में इसकी एप्लीकेबिलिटी आएगी, 2 साल तक रहेगा, इनवॉइस में अलग से दिखाया जाएगा और कौन सी वैल्यू पे कैलकुलेट होगा? जोन सी वाली वैल्यू पर आपका GST कंप्यूट होता है उसी वाली वैल्यू पर आपका KFC भी कंप्यूट करवाया जाएगा। ऐसे करके जो मैंने आपको यहां पर बता रखा है। ठीक है, यस सर। उसके बाद में आते हैं आपके 33 की बात करते हैं। 33 में आता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर एजेंट। क्या बोलते हैं मालिक इसके अंदर? बताया दें का? हाँ जी बता दीजिए। इसमें मालिक आपका ये बोल के चलता है कि भाई साहब सुनो, प्योर एजेंट की बात करते हैं कि अगर यहां रीइंबर्समेंट की चर्चा है, अगर जो रीइंबर्समेंट हो रहा है वो इन द कैपेसिटी ऑफ प्योर एजेंट हो रहा है तो ऐसे वाले रीइंबर्समेंट को असेसेबल वैल्यू का हिस्सा नहीं बनाया जाता है। दूसरी बात, अगर रीइंबर्समेंट अदर देन प्योर एजेंट कैपेसिटी हो रहा है तो उसको निश्चित तौर पर ऐड किया जाता है, वैल्यू का हिस्सा बनाया जाता है। सवाल ये उठता है कि प्योर एजेंट कहते किसे हैं? तो प्योर एजेंट वो होता है मालिक जिसमें कम से कम 2 खूबी पाई जाती है। नंबर 1, वो यहां पर जो कमीशन प्राप्त कर रहा होता है, जो मतलब कमीशन की मिलावट नहीं होती है, कमीशन की मिलावट इसमें नहीं होती है। और दूसरा, जो गुड्स और सर्विसेज थर्ड पार्टी से प्रोक्योर करता है वो बेसिकली उसका एक्चुअल बेनिफिशियरी
यूसेज राइट वो इसके क्लाइंट को होता है, इसका खुद का कोई राइट नहीं होता। मतलब ये कि मान लीजिए मैं यहां पर हूं और मेरा पंडाल शामियाना का बिजनेस है और ये मेरे स्टूडेंट है मिस्टर विजय, ये मेरे पास में आए जी हमें टेंट कुर्सियां लगवाने हैं, हमारी शादी है। हमने कहा ठीक है जी, तो मेरी जो मेन सर्विस है वो है पंडाल शामियाना लगाने की, ठीक है। उसके बाद अब क्या होता है सुनो जरा 5 लाख रुपए हमारी बात हो गई। मेरे क्लाइंट मिस्टर विजय ने कहा कि सर आप हमारे लिए ना थर्ड पार्टी से कुछ अरेंजमेंट कर दीजिएगा, कुछ वीडियोग्राफी कुछ और गुड्स वगैरह खरीद दीजिएगा। हमने कहा ठीक है खरीद देंगे। तो हमने यहां से इनके लिए खरीदा और बिलिंग हमने सीधी इनके नाम पर करवाई। हमारा बीच में कोई रोल नहीं है, वी आर नॉट यूजिंग और कंज्यूमिंग द गुड्स और सर्विसेज दैट इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम थर्ड पार्टी। उनका रियल कंज्यूमर यूजर बेनिफिशियरी मैं नहीं, मेरा क्लाइंट ही है डायरेक्ट। मैं लेके नहीं दे रहा, मैं दिलवा रहा हूं। ओ भाई साहब मैं लेके नहीं दे रहा, मैं दिलवा रहा हूं, इसे बोलते हैं दिलवाना। बिलिंग भी इन्हीं के नाम पे होगी, इन्हीं को डिलीवरी जाएगी, पैसे यही पे करने के लिए लायबल होंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि सर आप पहले इनको दे दो, मैं आपको बाद में इसका रिइंबर्समेंट कर दूंगा, मैं इसका आपको बाद में रिइंबर्समेंट कर दूंगा। तो मैंने इनको ठीक है, मैं थर्ड पार्टी को पेमेंट कर दी 1 लाख कितने की 59 ये और 118 ये, इनकी बिलिंग तो मेरे क्लाइंट को हो चुकी थी, लेकिन इसकी टोटल की पेमेंट मैंने यहां पर कर दी। टोटल बनता है 177। और जब मैं अपनी खुद की बिलिंग कर रहा हूं तो मैंने कहा भैया 5 लाख मेरी सर्विस के चार्ज थे, 177 की पेमेंट मैंने आपके बिहाफ पर थर्ड पार्टी कर दी, अब मैं उसका रिइंबर्समेंट लूंगा। तो अब ये जो रिइंबर्समेंट है क्या ये आपका प्योर एजेंट कैपेसिटी में है या नहीं? नंबर 1, क्या मैं इसके ऊपर एक 177 के ओवर एंड अबव क्या कोई कमीशन ले रहा हूं? द आंसर इज नो, नॉट एट ऑल। दूसरी बात, जो थर्ड पार्टी से गुड्स या सर्विस आई है उसका रियल कंज्यूमर बेनिफिशियरी क्या मैं हूं? द आंसर इज नो, बल्कि मेरा क्लाइंट है। अगर मेरा क्लाइंट है तो मैं डेफिनेटली यहां पर प्योर एजेंट कैपेसिटी में हूं, तो यहां पर जीएसटी 177 पे नहीं लगाया जाएगा बल्कि 5 लाख पे लगाया जाएगा। वैसे करके हम बात करके चलेंगे, ठीक है जी। तो यही हमारी बात यहां पर करी जाती है। अब जैसे मान लीजिए यहां पर एक सीए फर्म है और यहां पर क्लाइंट है एसआरएफ श्रीराम फर्टिलाइजर्स, दोनों के बीच फीस तय होती है 20 लाख रुपए की और कुछ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस का भी रिइंबर्समेंट करना होगा। जो सीए फर्म है उसने होटल ट्रांसपोर्ट वगैरह से बाहर से सर्विस वगैरह ली एंड देन अपनी ऑडिटिंग की सर्विस आगे दे दी है। मुझे बताइए ये जो रिइंबर्समेंट आएगा 1 लाख रुपए का, क्या ये प्योर एजेंट में कैपेसिटी में है कि नहीं? माना कि इसमें कमीशन की मिलावट नहीं, जितना एक्चुअल में खर्चा हुआ उतना ही आगे से रिइंबर्समेंट आ रहा है। आई नो वेरी वेल, बट मेरे बच्चा, मेरे लाल, मेरे कबूतर, मेरी बात सुन ध्यान से। यहां पर जो थर्ड पार्टी से ये जो गुड्स या सर्विस प्रोक्योर किए जा रहे हैं ना, तो इनमें मैं आपको बता दूं इनका जो रियल यूजर कंज्यूमर और बेनिफिशियरी है वो मेरा क्लाइंट नहीं बल्कि मैं खुद। मैं थर्ड पार्टी से सर्विस लेकर देन अपनी सर्विस दे रहा हूं, तो आई एम नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ प्योर एजेंट, और इसलिए यहां पर ये इसमें ऐड किए जाएंगे, टोटल वैल्यू के ऊपर जीएसटी अपना कैलकुलेट कर दिया जाएगा। उसके बाद में आता है यहां पर एक सर्कुलर आता है एयरपोर्ट लेवीज को लेकर। उसमें बताया जाता है कि एक होता है एयरक्राफ्ट ऑपरेटर, एयर इंडिया वगैरह होते हैं, और दूसरा होता है आपका कुछ एक एयरपोर्ट लेवीज होती हैं जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लेवी करके चलती है, जैसे वॉशरूम, बाथरूम, लॉन्ज वगैरह की एयरपोर्ट पे ढेर सारी फैसिलिटीज आपको मिलती हैं, दैट इज ऑफर्ड बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी लिमिटेड। तो वो उसके लिए अलग से आपसे पैसे नहीं लिए जाते हैं, बल्कि वो एयरपोर्ट अथॉरिटी इसको बोल देती है कि भैया जब तू टिकट इश्यू करे ना तो मेरे नाम के भी ना करीब 100 रुपए मेरे नाम के भी इकट्ठे कर लियो, उसमें आप अलग से ले लेना मेरे नाम के भी 100 रुपए, और फिर 100 रुपए को तो मुझे दे दियो। मतलब टिकट के पैसे इनके बीच में बात होगी। अब जो सर्विस है वो तो ये दे रहे हैं इनको, लॉन्ज वगैरह की सर्विस, लेकिन जो पेमेंट है वो इनके थ्रू कलेक्ट किया जा रहा है, डायरेक्ट ना होकर बीच में एक लेग बना दिया गया ताकि कस्टमर को भी आसानी रहे और इनको भी आसानी रहे, क्योंकि टिकट तो लेनी है तो टिकट के साथ ये पैसे भी ले लिए जाते हैं। तो ये डायरेक्ट ना होकर, ये डायरेक्ट यहां पर ना होकर ये बेसिकली पैसा इनके थ्रू टिकट के साथ ही कलेक्ट करवाया जा रहा है। इस वाले मामले के अंदर जो एयरपोर्ट लेवीज हैं, हु विल बी द सप्लायर? सप्लायर होगा एयरपोर्ट अथॉरिटी, रेसिपिएंट होंगे, ऑब्वियस सी बात है ये, एंड दिस इज लायबल टू जीएसटी हो जाएगा। बीच में अगर ये कुछ कमीशन वगैरह कमाते हैं कलेक्शन चार्जेस के लिए, तो उस कमीशन के लिए ये तो बन गए सप्लायर और ये बन जाएंगे यहां पे रेसिपिएंट, और इस कमीशन के ऊपर भी ये एयर इंडिया, स्पाइस जेट वगैरह जो कमीशन अपना कमा रहे हैं कलेक्शन के लिए, उस पर इनको जीएसटी यहां पर भरना पड़ जाएगा। ऐसे करके हमारा ये सर्कुलर अपना यहां पर आता है। रूल नंबर 34 मैं आपको बता ही चुका हूं, रेट ऑफ एक्सचेंज के लिए है, और 35 तब काम करता है बेसिकली जब कोई वैल्यू आपकी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होती है, जैसे लॉटरी का टिकट हो गया। पर ध्यान दीजिए लॉटरी के टिकट को ही इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी माना जाता है, इसके अलावा जो बैटिंग, गैम्बलिंग एटसेट्रा होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है दैट इज एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। बैटिंग, गैम्बलिंग के संबंध में वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी होगी, सिर्फ लॉटरी वाले केस में ही वैल्यू को इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी माना जाता है, वो भी 28% से वैसे करके बोली जाती है। तो यहां पर आपकी रेगुलर स्कीम कंप्लीट हो जाती है मालिक, और
मैंने काफी आराम से, शिद्दत से आपको पूरी बात यहां पर बताई है ताकि बात दिमाग में सटीकता से बैठ जाए, बिकॉज चैप्टर इज मोस्ट इंपोर्टेंट। तो रूल नंबर 31A हो गया, जिसमें लॉटरी की बात हुई। 32 के अंदर 6 पॉइंट आए, KFC की बात हुई। 33वां प्योर एजेंट की बात कर गया। 34वां आपका रेट ऑफ एक्सचेंज की बातें कर गया यहां पर आकर, और जो 35वां है आपका ये हाउ टू फाइंड आउट असेसेबल वैल्यू। नाउ वी आर मूविंग टू आवर कॉम्पोजिशन स्कीम। तो उसके पहले हम जल ग्रहण कर लें, अगर आप कहें तो। हाँ जी, कर लीजिए। चलें? हाँ जी, चलो। तो साहब, ये तो हमारी बात हो गई यहां पर आकर, बिल्कुल ठीक है जी। अब क्या करना है? अब आती है आपकी यहां पर कॉम्पोजिशन स्कीम। ठीक साहब, अब कॉम्पोजिशन स्कीम और रेगुलर स्कीम दोनों अलग अलग हैं, दोनों में बड़ी बात की जाती है। अब दोनों में अंतर क्या है, सारी बात मैं आपको यहां पर समझाता हूं। आओ मेरे साथ, मेरे लाल, मेरे कबूतर, आ जाओ यहां पर। कॉम्पोजिशन स्कीम, राइट सर। तो देखिए, यहां से समझिएगा। पहली बात तो ये, आप कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर रहे हैं या फिर आप रेगुलर स्कीम को ऑप्ट कर रहे हैं। तो अगर आपका नया रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्ट्रेशन करते वक्त ही ये आप कॉम्पोजिशन को ऑप्ट कर सकते हैं। तो वहां पर ऑप्शन आ रहा होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फाइलिंग फॉर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, राइट। आप जो भी स्कीम का चयन कर रहे हैं उसका चयन आपका ऑल इंडिया लेवल पर होगा। पूरे भारतवर्ष में आपके जितने भी कारोबार हैं, या तो आप सभी के लिए रेगुलर स्कीम चुनिए या सभी के लिए कॉम्पोजिशन चुनिएगा। आप इसका कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते कि कुछ के लिए कॉम्पोजिशन, कुछ के लिए रेगुलर, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक, अच्छा। उसके बाद में रेगुलर आप जानते ही हैं, नॉर्मल तरीके से रेगुलर रेट से आउटपुट जीएसटी निकाला जाता है। नॉर्मल तरीके से जो अपना आईटीसी है वो बुक करके चलते हैं और फिर इसका इस्तेमाल किया जाता है। बंदा इनवॉइस काटता है, इनवॉइस के तहत जो भी इसकी ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी है उसे अपने कस्टमर से वसूल करने का अधिकार होता है। और फिर इसके कंप्लायंसेस आते हैं जो कि रेगुलर तरीके से निभाने पड़ते हैं, जैसे कि मंथली रिटर्न का प्रावधान है, मंथली पेमेंट का प्रावधान है, अच्छे खासे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं एंड ऑल दोस थिंग्स। अब जो छोटे व्यापारी होते हैं उनको इतने सारे कंप्लायंसेस में और इतने हैवी रेट ऑफ टैक्स में दिक्कत होती है। तो इन्होंने कहा कि भाई साहब आप हमारे लिए कुछ आसान सा तरीका दीजिए। तो गवर्नमेंट ने शुरुआती दौर में गुड्स फोकस्ड अपनी कॉम्पोजिशन स्कीम यहां पर लेकर आती है। वो बेसिकली वैट से लेकर आए थे और वैट सिर्फ गुड्स के ऊपर लगाया जाता था। तो गुड्स फोकस्ड स्कीम यहां पे निकल के आई और इन लोगों को कहा कि अगर आपका कारोबार प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 150 लाख तक सीमित है तो करंट फाइनेंशियल ईयर में 150 लाख तक जब तक आप रहोगे हम आपको कॉम्पोजिशन का लाभ देके रहेंगे। सबसे पहले चेक करना है एलिजिबल, आप एलिजिबल हो या नहीं। इसके देखना कि पास्ट में क्या गुल खिला रखे हैं। अगर आपका टर्नओवर 150 लाख तक सीमित है पिछले साल में तो नाउ यू आर एलिजिबल, बट अप टू व्हाट टाइम यू विल रिमेन एलिजिबल, तो वो निर्भर करता है कि कट ऑफ करंट ईयर में जहां पर आपके 150 लाख पूरे हो जाएंगे वहां तक आप एलिजिबल रहोगे। उसके बाद आप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाओगे रेगुलर स्कीम के अंदर। पहाड़ी एरिया के लिए ये लिमिट आपकी 75 लाख की लगती है। इसमें आपके 8 स्टेट आते हैं। 8 स्टेट मैंने कैसे याद किए, याद है वो 10 लाख 20 लाख 40 लाख की जो लिमिट थी उसी पैटर्न पे याद किए। 4 स्टेट तो वो हैं जिनमें 10 लाख की लिमिट लगती है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। और जिनमें 20 लाख की लिमिट लगती है वो 6 स्टेट हुआ करते थे। उनमें से ऊपर वाले जो थे 4, यानी तेलंगाना, पुडुचेरी को छोड़कर ऊपर वाले जो 4 थे वो 4 और यहां पर पकड़ लीजिए कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड 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 माय डियर एंड 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 मेघालय और सिक्किम। तो 8 ऐसे हो गए, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय और सिक्किम। ऐसे करके आपके 8 स्टेट यहां पर हो जाते हैं जिनके लिए लिमिट 75 लाख की लगती है, 75 लाख। इफ योर टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वाज लिमिटेड टू 75 लाख देन इन करंट फाइनेंशियल ईयर यू विल बी एलिजिबल, you will remain eligible for the composition scheme or up to 75 lakh turnover limits and after that you will definitely cover in your regular scheme। ऐसे करके यहां पर बोल दिया जाता है। ठीक सर जी, कोनो दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। वेरी गुड। और इसके अंदर क्या क्या बात बोली जाती है,
यहां पर जो बड़ा आसान सा तरीका दिया जाता है कि देखो आउटपुट साइड में आपको ना रेगुलर रेट ऑफ जीएसटी भरने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप कंपोजिट रेट ऑफ जीएसटी का भर के चलोगे, जिसमें 1%, 5% और 6% के रेट आपके रखे गए हैं। अभी फिलहाल आप 1% देख के चलें, 1, 5, 6 पूरा क्या है बता दूंगा, ठीक है। तो कंपोजिट रेट ऑफ जीएसटी आपके आते हैं। दूसरी बात, आईटीसी से आपको कोई मतलब नहीं है। तीसरी अहम बात, आपको अपने कस्टमर से जीएसटी वसूल करने का कोई अधिकार नहीं है। इसी कारण से आप इनवॉइस नहीं बल्कि बिल ऑफ सप्लाई यहां पर इश्यू करके चलोगे, एंड वट एवर द अमाउंट यू हैव चार्ज्ड इन योर बिल ऑफ सप्लाई, दैट अमाउंट shall be considered as assessable value, and the 1% will be calculated over this amount, and this 1% will be paid by you out of your pocket. आपको अपनी पॉकेट से, जैसे मान लो 1,05,000 का बिल ऑफ सप्लाई किया, तो 1,05,000 में 1% को शामिल मत मानना। 1,05,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 100 की ध्यान रखना, डिवाइड बाई 100 होगा, ये डिवाइड बाई 100 ऐसे करोगे 1,050 आएगा। दिस अमाउंट नीड टू बी पेड बाय यू फ्रॉम योर ओन पॉकेट। 1050 आपको अपनी पॉकेट से यहां पर पे करना होगा। यू हैव नो राइट टू चार्ज जीएसटी फ्रॉम द कस्टमर। और ये 1,050 आपके रेसिपिएंट के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है, वो उसके लिए इनपुट टैक्स भी नहीं, क्योंकि उसका इस 1,050 करोड़ आपकी जेब पे पड़ा, ना कि उसकी जेब पर पड़ा है, तो उसको इसका क्रेडिट भी अवेलेबल नहीं करवाया जाएगा। राइट, यस सर। तो यहां पर एक लिमिट में आपको कैलकुलेट करना सिखा दूं। हम ये जानते हैं कि अगर पिछले साल में नया बिजनेस है आपका, तो पिछले साल ऑब्वियस सी बात है निल पड़ा हुआ होगा, तो 150 लाख आपके यहां पर पूरा है। 150 कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप करंट ईयर में देखेंगे कि आप कब तक इस स्कीम में बने रहेंगे, तो शुरुआत वाला जो 20 लाख या थ्रेशोल्ड आपकी जो लिमिट होती है ना, उसको भी काउंट किया जाएगा, यानी कि 0 से हम काउंटिंग करके चलेंगे। इस बात की जांच करने के लिए कि आप कब तक स्कीम में बने रहेंगे, इसकी कैलकुलेशन 0 से करी जाएगी। लेकिन जहां तक सवाल है जीएसटी कैलकुलेट करने का, तो जीएसटी जो कैलकुलेशन है वो 0 से नहीं होती है। जीएसटी आपको कंप्यूट होता है एक थ्रेशोल्ड लिमिट के बाद, यहां से आप जीएसटी भरने के लिए लायबल होते हैं। तो जब जीएसटी का अमाउंट निकालेंगे तो 20 लाख या 10 लाख के बाद वाले अमाउंट पर जीएसटी लगेगा, लेकिन जब आप एलिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो उसकी कैलकुलेशन आपकी 0 से ही करी जाएगी, 0 से 150 लाख तक। लेकिन अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, पहले भी आप यहां पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं, तो अब थ्रेशोल्ड लिमिट तो आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट आपका साथ तब तक देती है जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। वो हर साल मिल सकती है आपको, बशर्ते कि आपका रजिस्ट्रेशन ना हुआ हो, लेकिन वंस यू हैव रजिस्टर्ड देन थ्रेशोल्ड लिमिट आपका साथ देना बंद कर देती है। तो यहां से ये 150 लाख की कैलकुलेशन तो ऑलवेज 0 से की जाएगी, लेकिन चूंकि इस बार आपको चूंकि एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन थे, पहले से रजिस्ट्रेशन है, तो थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं मिली, तो पूरा का पूरा अमाउंट आपका ये जीएसटी के दायरे में आपका आ जाता है। राइट, बस इतना ध्यान रख के चलना है कि जब भी आप एलिजिबिलिटी लिमिट अपनी काउंट करके चलेंगे कि आप कब तक इस स्कीम में बने रहेंगे, तो आपकी कैलकुलेशन ऑलवेज 0 से करी जाएगी। डे 1 से आपकी कैलकुलेशन करी जाएगी, 1 अप्रैल से आपकी कैलकुलेशन वहां पर वो करी जाएगी, वैसे करके बोल दिया जाता है। अब यहां पर आकर छोटी सी बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं, जैसे कि सारी बात लिखी हुई है, हालांकि 150 लाख 75 लाख वाली बात, 8 स्टेट कौन कौन से हैं, है ना। तो यहां पर जीएसटी कंपोजिट रेट आगे 1% का, मैन्युफैक्चरर है तो 1% ऑफ ऑल सप्लाईज, ऑल का मतलब टैक्सेबल। ये टैक्सेबल एग्जाम्प्टेड सबका क्यों लिया जाता है, जैसे मान लीजिए अगर रेगुलर रेट किसी कॉमोडिटी का 5% है और आप रेगुलर स्कीम में आप कंपोजिशन में आते हैं, तो उसके लिए हम 5 की बजाय रेगुलर रेट 5% है ना, तो कंपोजिशन रेट लगाएंगे उसका हम यहां पर 1%। अगर रेगुलर रेट 12 है तब भी ये कंपोजिशन 1, अगर रेगुलर रेट 18% है तब भी कंपोजिशन 1%, अगर रेगुलर रेट 28% है तब भी कंपोजिशन का रेट 1%, अगर ये निल है तब भी ये 1%। अब यहां निल मत बोलना, अब यहां निल मत, बच्चा कहता है कि नहीं ये निल है तो मैं ये भी निल बोलूंगा, ऐसी कि तैसे। जब यहां निल है तो कहता है यहां भी निल बोलूंगा, तो यहां 28 था तो फिर 1 क्यों बोला, यहां पे यहां भी फिर निल बोल के चलता, ऐसा नहीं है। आपका चाहे रेट निल हो या 28% तो रेगुलर रेट मुझे मतलब नहीं है, मैं ऑलवेज 1% से यहां पर कैलकुलेशन करके चलूंगा। तो मैन्युफैक्चरर केस में 1% ऑफ ऑल सप्लाई इधर टैक्सेबल हो चाहे एग्जम्प्टेड हो। रेस्टोरेंट के संबंध में 5% ऑफ ऑल सप्लाई, चाहे टैक्सेबल हो चाहे एग्जम्प्टेड हो। लेकिन लास्ट वाले केस में जहां पर ट्रेडर की बात करते हैं, रेज्यूडरी कैटेगरी आती है या अदर सर्विस की हम बात करके चलते हैं, तो वहां पर आकर बोलता है कि नहीं भैया वो सिर्फ आप टैक्सेबल का ही लेकर चलोगे, टैक्सेबल का ही लेकर चलोगे। शुरू में यहां पर भी ऑल सप्लाई था, लेकिन बाद में इसको टैक्सेबल वर्ड अपना बोल दिया जाता है। अब एक चीज यहां पर और समझनी होगी हमें कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो इस गुड्स फोकस्ड स्कीम के लिए
एलिजिबल नहीं होते हैं, एलिजिबल नहीं होती हैं, कंपोजिशन का लाभ नहीं ले सकते। वो लोग कौन कौन है? नंबर 1, जो व्यक्ति इंटरस्टेट में डील करते हैं, गुड्स की बात कर रहा हूं, इंटरस्टेट गुड्स में डील कर रहे हैं, और वैसे भी स्कीम तो गुड्स फोकस्ड ही है, सर्विसेज इसका कोई ताल्लुकात है ही नहीं। तो जो इंटरस्टेट गुड्स में डील कर रहे हैं वो कंपोजिशन स्कीम के हकदार नहीं है। दूसरा, जो सर्विसेज में डील करते हैं वो इस स्कीम के हकदार नहीं है। लेकिन इसका एक्सेप्शन है कि अगर आप सर्विस में रेस्टोरेंट सर्विस वाले हैं तो आप हकदार हैं, या फिर आप अपने गुड्स के साथ साथ कोई छोटी मोटी सर्विसेज दे रहे हो, जैसे इंटरेस्ट आप कमा लेते हो, तो हम जानते हैं कि इंटरेस्ट को तो हम ऑलवेज इग्नोर करके चलते हैं, गुड्स के साथ साथ आप इंटरेस्ट भी कमा रहे हो, जो कि एक प्रकार से एग्जेम्प्टेड सर्विस के अंदर आपकी काउंट करी जाती है, तो उसको हम इग्नोर करके चलेंगे। लाइक जैसे हमने कुछ नहीं देखा है, हमने कुछ नहीं देखा है, जस्ट लाइक इन द सेम पैटर्न, लाइक हमने 40 लाख की लिमिट के समय किया था। लेकिन कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि एक बंदा सेल के साथ साथ सर्विस भी दे सकता है, तो ये बंदा तो अब चूंकि सर्विस का ठप्पा लग गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब ये कंपटीशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। घड़ियां बनाता है, ये रहा घड़ी का, घड़ियां बनाता है और भाई साहब मतलब बेचता है, और ये उसको ठीक भी करता है। तो हम तो कह रहे थे सिर्फ गुड्स फोकस्ड है, गुड्स की ही बात करेंगे। अगर सर्विस का ठप्पा जुड़ गया तो आप कंपोजिशन के लिए हकदार नहीं रहोगे। छोटी सी दुकान है आदमी की, भाई यू आर सेइंग यार कंपोजिशन स्कीम का लाभ नहीं देंगे हम आपको, कोई तरीका है आपका ये? तो गवर्नमेंट ने इस प्रकार के व्यक्तियों की मदद करने के लिए कि ऐसे व्यक्ति भी कंपोजिशन का लाभ ले सके, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम सर्विस पोर्शन भी होना चाहिए, है तब भी चलेगा, लेकिन ये आपका लिमिटेड होना चाहिए। सर्विस पोर्शन आपका मेन बिजनेस तो यही है ना, आपका अगर एक लिमिट तक है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको भी कंपोजिशन का लाभ दे देंगे। लिमिट कितना किया गया? उसमें बोला 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए और 10% ऑफ योर टोटल टर्नओवर, जो भी आपका टोटल टर्नओवर उसका 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर, वहां तक हम आपकी एक लिमिट फिक्स कर देंगे कि अगर आप यहां तक इसमें हैं, मतलब मोटी बात समझिए 10%, मतलब सर्विस का शेयर टोटल में, जैसे मान के चलो इसका 90 था, इसका 10 है, तो टोटल हो गया 100, तो 100 का अगर 10% यानी कि 10 तक का अगर इसका बनता है तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये व्यक्ति अलाउड रहेगा। लेकिन मान लो अगर इसका 80 था, इसका 20 था, तो 100 हो गया टोटल, अब हम 10% तक अलाउ कर रहे हैं, तो 100 का 10% हुआ भाई साहब 10, तो करे तो 10 लाख तक होता तो चलता, लेकिन ये 10 से 20 पहुंच गया है, तो इसका मतलब आप सर्विस में ज्यादा डील कर रहे हैं, अब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रह जाएंगे। तो अगर आपका सर्विस कंपोनेंट इन टोटल टर्नओवर 10% तक लिमिटेड है तो चलेगा, यू आर एलिजिबल फॉर द स्कीम, फॉर द कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, तो 10% और 5 लाख, पूरा फॉर्मूला इस प्रकार से है, विच एवर इज हायर, वहां तक अगर आपका लिमिटेड है तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में और क्या बोलते हैं एलिजिबिलिटी को लेकर, और बोलते हैं मालिक एलिजिबिलिटी को लेकर यहां पर कि सुनो हमारी बात, कह रहे क्या सुने बताओ, हाँ कह रहे सुनो और सुनो हमारी बात यहां पर आकर आप, हाँ कि और कौन व्यक्ति एलिजिबल नहीं रहेंगे। हाँ जी, एक तो ये हो गया, तो ये आगे जी कि रेस्टोरेंट सर्विस वाले अलाउड है, छोटी मोटी लिमिटेड वैल्यू सर्विस वाले अलाउड है, इंटरेस्ट वाले अलाउड है। एक सप्लायर ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स अगर आप हैं, नॉन टैक्सेबल गुड्स शराब वगैरह में, तो भी आप कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। पर्सन हुए सप्लाई गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, अगर आपका फ्लिपकार्ट वगैरह के थ्रू आप गुड्स वगैरह बेचते हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। और आप जानते हैं कि अगर आपका फ्लिपकार्ट वगैरह से गुड्स वगैरह बेचने का कारोबार है तो वैसे भी आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और आप कंपोजिशन स्कीम के लिए बिल्कुल भी हकदार नहीं रह जाएंगे। ये बात मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, ठीक है जी। यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, पान मसाला टोबैको एटसेट्रा, टिप टिप बरसा पानी, टोबैको आइसक्रीम, पान मसाला और इरेटेड वाटर, तो यहां पर बेसिकली गवर्नमेंट वांट मोर कंट्रोल, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इन लोगों को भी कंपोजिशन का लाभ नहीं देती है। और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और जो बंजारे हैं इनको सरकार घेरना चाहती थी हर हालत में, तो ये भी आपके यहां के लिए अलाउड नहीं रहेंगे। 6 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको की कंपोजिशन स्कीम का लाभ नहीं दिया जाएगा। 2019 में गुड्स फोकस्ड स्कीम को देखते हुए सर्विस फोकस्ड कंपोजिशन स्कीम का निर्माण किया गया। दोनों स्कीम में क्या अंतर है वो मैं आपको बताता हूं, इसके अलावा बाकी दोनों के दोनों प्रोविजन एकदम सेम है। जो अंतर है वो मैं आपको बता दूं। गुड्स फोकस्ड स्कीम किसके लिए अवेलेबल होती है? इट इज अवेलेबल फॉर हुम सर? ये उनके लिए अवेलेबल है पर्सन्स एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ गुड्स। गुड्स फोकस्ड वाली गुड्स में है, लेकिन इंटरेस्ट वाली सर्विस है, चलेगा। अदरवाइज सर्विस 10% या 5 लाख तक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। रेस्टोरेंट है, चलेगा। सर्विस फोकस्ड वाली स्कीम किन के लिए है?
जो एक्सक्लूसिवली सर्विस में डील करते हैं वो यहां पर आ जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। जो मान लीजिए सर्विस के साथ साथ गुड्स में भी डील कर रहे हैं, गुड्स में भी डील करते हैं, सर्विस में भी डील करते हैं, लेकिन सर्विस पोर्शन उनका थोड़ा ज्यादा है, 10% से ज्यादा है, तो वो यहां पर आकर इनको बेनिफिट मिल जाएगा। ध्यान दीजिए 150 लाख वाली स्कीम है और ये 50 लाख वाली स्कीम है, यानी कि तुलनात्मक देखा जाए तो ये पनीर की सब्जी है और ये आपकी आलू की सब्जी है। तो जो पनीर की सब्जी जिसको नहीं मिली उसको आलू की सब्जी दे देंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जिनको ना पनीर मिलेगा ना आलू मिलेगा, भूखे मरेंगे। भूखे मरने वालों में ये इंटरस्टेट वाले, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ई कॉमर्स ऑपरेटर वगैरह, ये इन्हें कुछ नहीं मिलेगा, ये भूखे मरेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी थे, जैसे ये वाले अच्छे बच्चे थे ये, कि अगर गुड्स के साथ साथ छोटी मोटी सर्विस देते हो तो पनीर मिल जाएगा, लेकिन सर्विस एलिमेंट तुम्हारा ज्यादा है तो फिर वो सर्विस फोकस्ड जो आपकी स्कीम है कॉम्पोजिशन की, फिर आप वो लीजिएगा, वो आपको यहां पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। परसेंटेज यहां पर 6% है, यानी कि 3 + 3, 3% फॉर सीजीएसटी, 3% फॉर एसजीएसटी, कुल मिलाकर परसेंटेज आपकी 6% यहां पर आ जाती है वैसे करके। ठीक है सर जी। और बाकी हमारी यहां पर बात होगी और उसमें बोलते हैं कि टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में यहां पर लिमिट आती है 150 लाख 75 लाख की, लेकिन यहां पर आती है आपकी 50 लाख की। इफ योर टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वाज लिमिटेड टू 50 लाख रुपीज देन यू आर एलिजिबल इन करंट फाइनेंशियल ईयर अप टू 50 लाख रुपीज। अगर आप सर्विस सेक्टर से ताल्लुकात रखते हैं तो 50 लाख तक आपको यहां पर दे दिया गया है। रेस्ट ऑफ द प्रोविजन दोनों स्कीम के कॉमन है, जैसे कि मान लीजिए पैन बेस्ड स्कीम है, ऑल इंडिया बेसिस पर चुनाव किया जाता है, बाकी सारा आपका ज्यों का त्यों ही रखा जाता है। तो इस प्रकार से आपकी ये कॉम्पोजिशन स्कीम भी यहां पर आकर मालिक समाप्त हो जाती है। ऐसे करके हमारी बात करी जाती है, ठीक है। और आगे बात होती है अब आपके लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हाँ सर जी, हम तो तैयार हैं। तो चल मेरे बच्चा जी मालिक, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार रिवर्स चार्ज होता क्या है। तो जहां पर रेसिपिएंट आदमी को जीएसटी भरना पड़ जाए इंस्टेड ऑफ सप्लायर, तो उसे हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। अगर इसके हम मूल की बात करें, ओरिजिन की बात करें, तो ये जन्म कहां से लेता है, तो हमारे पास चार्जिंग सेक्शन 9(3) आता है और 9(4) करके आता है सीजीएसटी एक्ट का, जो कि रिवर्स चार्ज के प्रोविजंस की बात करता है। One of the notification issued under section number 9 subsection 3 and इसमें lots of services approximately 20 services and 7-8 goods आपके, यानी approximately 25 से 30 मान के चलें गुड्स और सर्विसेज यहां पर बताए गए हैं जिन पर कि आरसीएम लगाया जाएगा। हालांकि गुड्स के ऊपर का आरसीएम तो अड्डे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। यहां पर बोलता है 9(4) के अंदर कि जब जब सप्लायर आदमी अनरजिस्टर्ड होता है और जो रेसिपिएंट है वो एक रजिस्टर्ड आदमी है तो आरसीएम लगा दिया जाता है। लेकिन ये सिर्फ आपका जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसी के ऊपर आपका लागू करवाया जाता है। तो किस प्रकार से 9(3) के तहत पावर लेकर सरकार ने यहां पर नोटिफिकेशन डाली है, आइए उसका अध्ययन करते हैं। तो ये जो गुड्स वाले हैं आरसीएम, ये तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम बात करते हैं आपसे यहां पर आकर मालिक बात करते हैं। आप आ जाओ हमारे साथ में एंड यस आप यहां पर आ जाइएगा। रिवर्स चार्ज के अंदर यहां पर आ जाइए। तो यहां पर सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विसेज। तो जीटीए एक सर्विस है, सप्लायर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी होती है। रेसिपिएंट वो व्यक्ति जो भाड़ा देगा वो रेसिपिएंट बना दिया जाता है। और जहां तक सवाल है कि इसका ओरिजिन डेस्टिनेशन कैसे निकालते हैं, तो ओरिजिन तो जहां पर सप्लायर की लोकेशन है वही आएगी और इसका जो डेस्टिनेशन बनता है तो उसमें निर्भर करता है कि B2B ट्रांजैक्शन है तो रेसिपिएंट की लोकेशन, और अगर B2C ट्रांजैक्शन है तो जो इसका लोडिंग पॉइंट होता है वहां पर इसका प्लेस ऑफ सप्लाई बनाया जाता है। अकॉर्डिंगली इंटर डिसाइड करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों पार्टी इंडिया में ही है और सेक्शन 12 लग रहा है, लेकिन डेस्टिनेशन अगर इंडिया के बाहर जा रहा है तो वहां पर एक प्रोवाइजो आता है। उस प्रोवाइजो के मुताबिक नाउ सर्विस का जो डेस्टिनेशन है वो रेसिपिएंट की लोकेशन पे लाके रखवा दिया जाएगा। लेकिन यहां पर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की हम बात अपनी करके चल रहे हैं और इसमें कुछ एक अपनी एग्जम्पशंस भी आती हैं जो कि गेट नंबर 5 से बाहर हो जाती हैं। अगर कोई चीज एग्जेम्प्ट हो गई तो ऑब्वियस सी बात है उस पर जीएसटी भरने की नौबत ही नहीं आएगी। अगर हम अपने मेन डायग्राम के मुताबिक देखकर चलें तो इस समय हम कहां पर खड़े हुए हैं,
मतलब पहले 5 गेट से बाहर नहीं गए, ये गुड्स भी है, सर्विस भी, ये गुड्स या सर्विस भी है, सप्लाई भी है, इंट्रा इंटर भी है, टैक्सेबल पर्सन भी है, एग्जम्पशन में भी नहीं आता है, कंप्यूट भी कर लिया है, तो अब यहां पर खड़े हैं कि भैया जीएसटी का पेमेंट कौन करेगा ये बताइए, इस मूवमेंट पे खड़े हैं। अगर हम यहां खड़े तो इसका मतलब साफ है कि हम एग्जम्पशन से बाहर नहीं गए हैं। अगर कोई चीज एग्जम्पशन से बाहर निकल जाती है, एग्जिट कर जाती है, तो उस पर ना तो जीएसटी कंप्यूट होगा और ना ही ये नौ बताएगी कि जीएसटी का पेमेंट कौन करेगा, राइट। तो इफ एनीथिंग इज एग्जेम्प्टेड and remove from gate number 5, then no question that who will pay the GST amount to the government। तो इस प्रकार का वहां पर क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता है। ठीक सर जी। तो यहां जीटी के संबंध में बहुत सारी एग्जाम्पशंस भी हम देखते हैं कि लाइक एक तो 1000 और 1500 वाली एग्जाम्पशन है, दूसरा रिलीफ मटेरियल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया, आटा, दाल, चावल। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं जो अगर जीटीए के माध्यम से ढोई जाती हैं तो वहां पर जीएसटी को एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। दूसरी बात यह भी निकल के आती है कि अगर जीटीए की जो सर्विस है वो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी जाती है तो भी जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाता है, या फिर जीटीए की सर्विसेज एक ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दी जाती हैं जो कि रजिस्टर्ड तो है लेकिन ओनली एज ए टीडीएस डिडक्टर। जैसे होता है ना कि हम आपसे प्यार तो करते हैं बट एज ए फ्रेंड हाँ, तो वहां पर वो सामने वाला रजिस्टर्ड व्यक्ति तो है बट एज ए टीडीएस डिडक्टर है, बस वो वैसे करके। तो बेसिकली टीडीएस की जिम्मेदारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पे होती है। तो कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लाइक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है तो उसका अपना खुद का एज ए टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन तो नहीं है बट एज ए टीडीएस डिडक्टर रजिस्ट्रेशन है। सो जीटीए की सर्विस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाएगी तो उस पर एग्जम्पशन दे दी जाती है। जहां पर एग्जम्पशन मिल गई वहां पर जीएसटी भरने की बात ही नहीं आती है। अच्छा जी, उसके बाद में आगे बोलते हैं कि ठीक है क्या लगेगा, यहां पर आरसीएम लगेगा या एनसीएम लगेगा। तो यहां पर दो बातें करी जाती हैं। नंबर एक कॉन्सेप्ट आता है कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम और एक आता है कोल्ड कॉफी विदाउट आइसक्रीम। सबसे पहले आप ये चेक करो कि आपका रेसिपिएंट आदमी कौन है। आपका रेसिपिएंट आदमी कौन है? क्या वो एक कंपनी है? क्या वो एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है? क्या वो एक रजिस्टर्ड पर्सन है? क्या वो एक पार्टनरशिप फर्म है, रजिस्टर्ड हो या ना हो? अगर रेसिपिएंट मौजूदा व्यक्ति, क्योंकि आरसीएम लगाने से पहले हमें दो बिंदुओं पर विचार करना होगा। नंबर एक, जिस रेसिपिएंट से हम मांग रहे हैं क्या वो देने योग्य है, क्योंकि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, ऐसा तो प्रभु ही है। तो क्या वो दूसरी, क्या वो ढूंढा जा सकता है, क्या वो ट्रेसेबल है, क्या वो टैक्सेबल टेरिटरी में है। अगर मान लीजिए रेसिपिएंट आपका नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में बैठा तो ऐसी की तैसी क्या आप उसे जीएसटी ला सकते हो? नहीं ला सकते यार, हंसने की बात थोड़ी ना, नहीं ला सकते। तो वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए, जिसे ढूंढा जा सके, कुछ ऐसा व्यक्ति होना चाहिए तो ही जीएसटी की बात कर सकते हैं, वरना नहीं करेंगे जीएसटी की बातें। ठीक है, तो अगर रेसिपिएंट मौजूदा व्यक्ति है तो आरसीएम लगाया जा सकता है। और जब आरसीएम लगेगा तो जीएसटी का रेट होगा, आरसीएम जब लगेगा तो जीएसटी का रेट होगा 5%। और ऑब्वियस ही बात है सप्लायर की आउटपुट लायबिलिटी नहीं बनेगी, तो नो आईटीसी टू सप्लायर, और सप्लायर को कोई किसी प्रकार का वहां पर आईटीसी अवेलेबल नहीं हो पाएगा। अगर सप्लायर जीटीए रेसिपिएंट हो गया, आरसीएम लग रहा है तो 5% का रेट लगेगा और सप्लायर को अपना कोई आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन जब आरसीएम लग रहा होता है तो यहां पर एक यूटर्न, एक ऑप्शन दिया जाता है। हालांकि ऐसा यूटर्न या ऑप्शन सिर्फ दो ही सर्विस में मिलता है, एक जीटीए वाली में और एक आपका बुक्स की कॉपीराइट वाले में, कि यहां पर सप्लायर चाहे तो, इफ सप्लायर विश, अगर उसकी इच्छा है तो ऐसा हो सकता है कि यहां पर एनसीएम लगाया जा सकता है। सप्लायर खुद कहता भैया मैं दे दूंगा, चिंता मत करो मैं दूंगा। अगर आप दोगे जीएसटी आप भरोगे तो एनसीएम लगेगा, एनसीएम लगेगा तो आपको आईटीसी मिलेगा और आईटीसी भी आपको मिलेगा तो जीएसटी का रेट 12% यहां पर हो जाएगा। जीएसटी का रेट 12%, यानी कि मोटी मोटी बात यह कि 12% विद आईटीसी, 5% विदाउट आईटीसी। यानी कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम है तो 120 रुपए की और कोल्ड कॉफी विदाउट आइसक्रीम है तो 50 रुपए की है। ठीक है जी। दूसरा, अगर मान लीजिए आपका रेसिपिएंट आदमी ये ऑर्गेनाइज सेक्टर से ताल्लुकात नहीं रखता है, क्योंकि आरसीएम की बात तो तभी आएगी ना, अगर वो ताल्लुकात नहीं रखता है तो फिर एनसीएम ही लगेगा और एनसीएम के अंदर सप्लायर को ही जीएसटी भरना पड़ेगा। और जब सप्लायर जीएसटी भरेगा तो जीएसटी का रेट 12% होगा और सप्लायर को अपना करस्पॉन्डिंग आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। तो रिमेंबर, पहले ये चेक करो क्या आरसीएम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो यहां आ जाओ, नहीं हो रहा तो यहां आ जाओ, नहीं हो रहा तो एनसीएम 12% विद आईटीसी टू सप्लायर। और आरसीएम क्राइटेरिया पूरा हो रहा है तो दो बातें हैं, आरसीएम फाइनली लग भी सकता है या सप्लायर चाहे तो एनसीएम भी लगवा सकता है।
अगर एनसीएम लगवाया तो वही 12% विद आईटीसी, और अगर आरसीएम ही लगा फाइनली तो फिर 5% का जीएसटी का रेट एंड विदाउट आईटीसी टू सप्लायर यहां पर रखवाया जाता है। आगे बात करते हैं लीगल सर्विसेज की। लीगल सर्विस में 3 चीज आपकी आती हैं। उन 3 चीजों में क्या आता है, एडवाइस हो, कंसल्टेंसी और रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज हो, या असिस्ट करने वाली सर्विसेज आपकी आ रही हो। असिस्ट करने वाली सर्विस का मतलब असिस्टेंस दे रही हो वो सर्विसेज आपकी। आरसीएम की नोटिंग हालांकि यहां पर है मेरे पास में, वो आपकी असिस्ट कर रही होती है, तो उस प्रकार की सर्विसेज को हम यहां पर बोलकर चलते हैं। असिस्टेंस वाली सर्विसेज का नाम मालिक दे दिया जाता है, ऐसे करके बात बोल दी जाती है। असिस्ट करने वाली जो सर्विसेज होती हैं, जैसे कि रिटर्न फाइल कर देना या फिर और छोटे मोटे काम कर देना, तो वो सब आपके इसी कैटेगरी के अंदर यहां पर आ जाते हैं। ठीक है सर जी, वो सभी आपके इसी कैटेगरी के अंदर यहां पर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये अपना जीटीए का मैंने पूरा अपनी नोटिंग प्रॉपर तरीके से करवाई थी, ऐसे करके एनसीएम आरसीएम को लेकर। लीगल सर्विस में यहां आपका ये आ जाता है। तो लीगल सर्विस के अंदर बोला जाता है मालिक लीगल सर्विस के अंदर एडवाइस, कंसल्टेंसी, रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज की हम बात करके चलते हैं। एग्जम्पशन मिलती है क्या लीगल सर्विस में? हाँ, अगर लीगल सर्विसेज दी जा रही हों किसी नॉन बिजनेस एंटिटी को दी जा रही हों, ठीक है, या फिर किसी बिजनेस एंटिटी को दी जा रही हों, लेकिन वो बिजनेस एंटिटी गरीब है, यानी कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो उसका जो टर्नओवर है वो आपका कम पड़ता है, वो बेसिकली कम पड़ता है, तो वैसे वाले मामले के अंदर हम बोलते हैं कि भाई रजिस्टर्ड तो वो होगी नहीं, रजिस्टर्ड होगी नहीं तो रिवर्स चार्ज में जीएसटी दे नहीं सकती है। जब रिवर्स चार्ज दे नहीं सकती है एडवोकेट साहब, उनसे सरकार को भरोसा नहीं कि जीएसटी दे भी देंगे, तो सर सप्लायर से ना ले पा रहे ना रेसिपिएंट दे पाएगा, तो ऐसे के तैसे में जान दो, एग्जम्पशन दे दो। लेकिन अगर सामने बिजनेस एंटिटी है लेकिन वो अमीर बिजनेस एंटिटी है, तो वैसे वाले मामले के अंदर वो बोलते हैं कि ठीक है, तो फिर वहां पर जीएसटी ले लिया जाएगा और वहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आपका लगा दिया जाएगा। सर्विस ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, इसके बारे में भी वैसा ही बोला जाता है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विस है। नॉर्मली इस पे एग्जम्पशंस होती है वही कि अगर सर्विस प्रोवाइडेड टू नॉन बिजनेस एंटिटी या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दे रहे हो, तो ये सामने अनरजिस्टर्ड आदमी है सारे के सारे, जीएसटी मिल नहीं पाएगा आरसीएम में, इसलिए एग्जम्पशन में डाल दिया। दूसरा, अगर गरीब बिजनेस एंटिटी है तो वहां भी अनरजिस्टर्ड जीएसटी मिल ना पाएगा, तो एग्जम्पशन में डाल दिया। लेकिन सामने अगर अमीर बिजनेस एंटिटी है जहां से जीएसटी आसानी से मिल सकता है, तो वैसे वाले मामले के अंदर उन्होंने कहा कि ठीक है भैया जी, यहां पर जीएसटी लेंगे और यहां पर आरसीएम लगाया जा सकता है। तो सेम जैसे लीगल सर्विस का था, सेम आपका आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का भी वैसा ही यहां पर ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसके बाद में आते हैं स्पॉन्सर शिप की सर्विसेज है। अगर खेलों के संबंध में स्पॉन्सरशिप की सर्विस की बात करते हो तो वो आपकी एग्जेम्प्ट कर दी जाती है। और दूसरा, अदरवाइज में स्पॉन्सरशिप की बात हो रही तो ध्यान दीजिए, अगर सामने कोई बॉडी कॉर्पोरेट है या फर्म है बेसिकली, तो बॉडी कॉर्पोरेट फर्म के अंदर आपकी एलएलपी भी शामिल होती है, तो कोई फर्म है या कंपनी है तो फिर वैसे वाले मामले में आरसीएम लगेगा। लेकिन अदरवाइज है कोई इंडिविजुअल है तो फिर वहां पर एनसीएम यानी कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म भी लगाया जाएगा। तो आरसीएम तब लगेगा जब सामने स्थिति ये है। अगली बात करते हैं सर्विस ऑफ गवर्नमेंट की। जो गवर्नमेंट की सर्विस होती है आप जानते हो, कई सारी गवर्नमेंट की सर्विस को सप्लाई ही नहीं माना जाता है। जैसे गवर्नमेंट अगर लाइसेंस दे रही है अल्कोहलिक लिकर का, उसे सप्लाई नहीं माना जाता है। या 243GW के अंदर जो सर्विस आती है उनको सप्लाई नहीं मानते हैं, है ना। फिर ढेर सारी एग्जम्पशंस भी दे रखी हैं, 243G और W को लेकर दे रखी हैं। लाइक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सर्विस दी जाती है, वहां पर एग्जम्पशन आती है। गवर्नमेंट नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विस देती है, वहां पर एग्जम्पशन है। गवर्नमेंट किसी ऐसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस देती है जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर लिमिटेड है 10, 20, 40 तक, वहां पर एग्जम्पशन दी जाती है। 5,000 रुपए तक की स्मॉल सर्विस दे रही है सरकार, वहां पर एग्जम्पशन दी जाती है। स्पेक्ट्रम के संबंध में एग्जम्पशन है, कोल माइन के संबंध में एग्जम्पशन है, किसानों को दी जाने वाली नेचुरल रिसोर्स की सर्विस है वो एग्जम्पशन है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वीजा एटसेट्रा, इतनी सारी एग्जम्पशन सरकार की भरी पड़ी है। लेकिन फिर भी इतना से बचने के बावजूद भी अगर कुछ टैक्सेबल है तो उसका टैक्स कौन भर के चलेगा। तो यहां पर अगर पीवीटी की सर्विस है यानी कि पोस्ट ऑफिस की है, आज के जमाने के नॉन गवर्नमेंट को दी जाने वाली सर्विस टैक्सेबल होती है टू मेंटेन पैरिटी विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बट विद द प्राइवेट प्लेयर्स। तो अगर वैसी वाली बात यहां पर कही जा रही है ना मालिक,
तो ऐसे वाले केस में हम बोलकर चलते हैं कि ठीक है, पीवीटी, वी का मतलब था वेसल एयरक्राफ्ट संबंधी सर्विसेज और टी का मतलब था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर। ये पीवीटी की सर्विस है, डेलिबरेटली है, यहां पर आरसीएम लग नहीं सकता। कैसे? मान लीजिए पोस्ट ऑफिस की सर्विस पर टैक्स लगता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस सर्विस लेने के लिए कोई आम आदमी जा रहा है, तो क्या उस आम आदमी से रिवर्स चार्ज में जीएसटी लिया जा सकता है? द आंसर इज नो। लेकिन टैक्स लगाना भी जरूरी है टू मेंटेन द पैरिटी बिटवीन द प्राइवेट एंड गवर्नमेंट प्लेयर्स। तो वैसे वाले मामले में जीएसटी तो लगेगा पर आरसीएम नहीं लग पाएगा प्रैक्टिकली, तो यहां पर एनसीएम लगेगा, सरकार को खुद जीएसटी भरना होगा पीवीटी वाली सर्विसेज के ऊपर। उसके बाद में रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, तो ये भी अपनी टैक्सेबल होती है इफ इट इज गिवन बाय द गवर्नमेंट। लेकिन इसमें दो बातें आती हैं, अगर ये B2B ट्रांजैक्शन आपकी हो रही है तो सामने वाला व्यक्ति जीएसटी भरने को तैयार है, दे सकता है, मांगो उसी से, जिद खुशी से, तो यहां पर रिवर्स चार्ज लग जाएगा। लेकिन अगर ये B2C ट्रांजैक्शन आपकी बनती है तो इस वाले मामले के अंदर सरकार खुद यहां पर जीएसटी का पेमेंट कर देगी। तो ये बात अपनी यहां पर मालिक निकल के आती है। अदरवाइज सर्विसेज के अंदर आपका आरसीएम ही लगाया जाएगा, रेसिपिएंट को ही जीएसटी का पेमेंट करना पड़ जाएगा। आगे बात करते हैं टीडीआर और एफएसआई की बात करते हैं। तो इसमें होता क्या है टीडीआर एफएसआई के अंदर कि यहां पर एक सप्लायर है, मान लीजिए मेरे पास एक जमीन का टुकड़ा है, लैंड का है, सामने यहां पर एक बिल्डर है, प्रमोटर बैठा हुआ है, ठीक है। उस जमीन की इनके मेरे बीच में कोलैबोरेशन होता है कि मैंने इनको डेवलपमेंट राइट दे दिया, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट टीडीआर मैंने इनको दे दिया, इसके बदले ये मुझे कंस्ट्रक्शन की सर्विस यहां पर दे देंगे, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन की सर्विस मिलने के बाद यहां पर एक प्रॉपर्टी बनकर तैयार हो जाएगी और इस प्रॉपर्टी को मैं बेच दूंगा। चूंकि प्लॉट मेरे नाम पर था तो प्रॉपर्टी भी मेरे नाम पर ही होगी। तो यहां पर ट्रांजैक्शन कितनी होगी? टीडीआर एक ट्रांजैक्शन मेरी ये होगी, ये कंस्ट्रक्शन सर्विस दूसरी ट्रांजैक्शन होगी, और तीसरी ट्रांजैक्शन यहां पर ये हो जाएगी कि मैं प्रॉपर्टी को बेच दूंगा। जहां तक सवाल है कंस्ट्रक्शन सर्विस का, तो कंस्ट्रक्शन सर्विस में सप्लायर आदमी बिल्डर है, ये रेसिपिएंट है, ये जीएसटी के दायरे में आएगी, कंस्ट्रक्शन सर्विस लायबल टू जीएसटी हो जाएगी। लेकिन ट्रांजैक्शन 1 और ट्रांजैक्शन नंबर 3 और 1 के बीच में से कोई एक ट्रांजैक्शन ही, इनमें दोनों में से कोई एक ट्रांजैक्शन ही जीएसटी के दायरे में जाएगी, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट भी कहीं ना कहीं बिल्डिंग का ही एक हिस्सा है, उसी की वैल्यू का पार्ट होता है। अगर मान लीजिए यहां पर सबसे पहले आप इसे चेक करो कि क्या प्रॉपर्टी बनते बनते बिकी या बनने के बाद बिकी। अगर प्रॉपर्टी बनते बनते बिकी है, सेल ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, तो यहां पर ये आपकी जीएसटी के दायरे में आती है, ठीक है। ये आपकी जीएसटी के दायरे में, ये आपकी मालिक जीएसटी के दायरे में आ जाएगी। अगर ये जीएसटी के दायरे में आएगी तो फिर वैसे वाले मामले के अंदर हम यहां पर टीडीआर के ऊपर जीएसटी नहीं लगाएंगे। जब टीडीआर पे जीएसटी नहीं लगाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो फिर इस पर आरसीएम या एनसीएम का सवाल ही पैदा नहीं होगा। लेकिन अगर कंप्लीटेड प्रॉपर्टी की सेल हुई है तो वैसे वाले मामले के अंदर प्रॉपर्टी पर जीएसटी नहीं आएगा, तो वैसे वाले मामले के अंदर हम जीएसटी टीडीआर या एफएसआई पर जीएसटी अपना लगा देंगे। और जब जब ये जीएसटी लगेगा तो ये बंदा तो बेसिकली लैंड ओनर है, तो जरूरी नहीं कि उसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन रहा होगा। तो जब यहां पर जीएसटी लगेगा तो ये वाला जीएसटी आरसीएम में लगाया जाएगा, यानी कि जो बिल्डर आदमी है इसको जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। तो ट्रांजैक्शन 1 और 3 में से किसी एक पर ही जीएसटी अपना लगाया जाएगा। बिल्डिंग पर नहीं लगा है तो टीडीआर पर आएगा, और वो भी रिवर्स चार्ज के अंदर आएगा। सेम रीजनिंग आपकी अगले वाले की है, लॉन्ग टर्म लीज वाले की सेम अपनी रीजनिंग, जैसे टीडीआर की रीजनिंग थी वैसे ही इसकी यहां पर है कि जो प्रमोटर यानी कि जो बिल्डर आदमी है वो यहां पर जीएसटी का पेमेंट करके चलेगा। आगे बोलते हैं डायरेक्टर के संबंध में। डायरेक्टर के संबंध में आप भली भांति जानते हैं कि जो आपका होल टाइम डायरेक्टर होता है वो तो जीएसटी की दुनिया से बाहर है, लेकिन जो पार्ट टाइम डायरेक्टर उसमें अगर गवर्नमेंट बॉडी का डायरेक्टर है तो वो गेट नंबर 2 यानी सप्लाई ही नहीं माना जाता है, लेकिन अदरवाइज है तो उसको सप्लाई माना जाएगा और वो अपना जीएसटी के दायरे में यहां पर आ जाता है, और उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगाया जाएगा, यानी कि कंपनी लायबल टू पे जीएसटी, उसकी सिटिंग फी पर कंपनी जीएसटी का पेमेंट करेगी। लेकिन अगर एक डायरेक्टर है जो कि मान लीजिए ड्यूअल कैपेसिटी में काम करता है, वो एज एन एम्प्लॉय भी काम करता है और एज ए प्रोफेशनल भी कंपनी को सर्विस देता है। एज एन एम्प्लॉय अगर वो काम करके चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो तो सैलरी बन जाएगी, लेकिन एज ए प्रोफेशनल काम कर रहा है तो इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है फीस मिलने पर आरसीएम लगेगा, और इन अदर कैपेसिटी कर रहा है एज एन इंडिपेंडेंट व्यक्ति की तरह काम कर रहा है तो मेरी ओपिनियन के अंदर उस पर एनसीएम लगाया जाएगा, जैसे कि नॉर्मल तरीके से बात करी जाती है। उसके बाद में आगे आता है इंश्योरेंस एजेंट। कोई बड़ी बात नहीं, इंश्योरेंस एजेंट जो इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दे रहा है उस पर आरसीएम लगेगा। सिमिलरली रिकवरी एजेंट की सर्विस पर भी आरसीएम लगा दिया जाएगा। कॉपीराइट में दो बातें आती हैं। अगर डीएमए के संबंध में है, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक, अगर कॉपीराइट की बात हम करके चल रहे हैं, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक की अगर बात करी जा रही है तो क्या करवाया जाएगा? अगर ऐसी बात मालिक की जा रही है तो हम बताए देते हैं ड्रामेटिक।
ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, तो जैसे मान लीजिए ए आर रहमान ने यहाँ पर धुन बना दी और यहाँ पर म्यूजिक कंपनी है टी सीरीज, तो यहाँ पर धुन इन्होंने दे दी, बदले में रॉयल्टी मिलेगी, तो रॉयल्टी के ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगाया जाएगा, यानी कि जो म्यूजिक कंपनी है इस पे जीएसटी का पेमेंट करके चलेगी। लेकिन अगर हम बात करके चलते हैं बुक्स के संबंध में, अमिताभ बच्चन जी ने किताब लिखी बागवान, जिसके पब्लिशर थे मूवी के अंदर आलोक राज मल्होत्रा, ये पब्लिशर हुआ करते थे, 10 लाख का चेक दिया गया था रॉयल्टी के संबंध में। तो यहां पर भी आपका आरसीएम ही लगाया जाएगा रॉयल्टी के ऊपर। जो सर्विस देने वाला बंदा है बेसिकली, जो सप्लायर कौन है यहां पर, और रेसिपिएंट आपके ये हैं जो पेमेंट कर रहे हैं, तो रेसिपिएंट यानी आलोक राज मल्होत्रा यहां जीएसटी का पेमेंट करके चलेंगे, नो डाउट। मैं तो सारी बात लिंकेज में ही करके चलता हूं मालिक, लेकिन यहां पर एक यूटर्न दिया गया है जस्ट लाइक जीटीए की भांति, कि नॉर्मली रेसिपिएंट जीएसटी का पेमेंट करेगा, बट अ यूटर्न पोजीशन। लेकिन अगर ऐसा है, पूछो कैसा है, लेकिन अगर ऐसा है, हाँ, लेकिन अगर ऐसा है कि हाँ, लेकिन अगर ऐसा है कि सप्लायर खुद कहता है, क्योंकि जैसे टैक्समैन की बात कीजिए, हजारों राइटर है भाई साहब, हजारों ऑथर है उसके पास में, तो हजारों व्यक्तियों का टैक्स वही टैक्समैन भरेगा, है मतलब थोड़ा बर्डनसम हो जाता है। तो यहां पे एक रिलैक्सेशन दिया गया कि अगर सप्लायर चाहे, अगर ऑथर चाहे कि वो खुद डिक्लेयर करे कि मैं जीएसटी का पेमेंट करने के लिए तैयार हूं, मैं जीएसटी का पेमेंट करने के लिए तैयार हूं, तो ठीक है भैया, तू जीएसटी का पेमेंट कर सकता है। तो यहां पर एक यूटर्न वाली पोजीशन बनाकर दे दी गई है। आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी। नॉर्मली फर्स्ट फ्रंट पे आरसीएम ही लगेगा, रेसिपिएंट जीएसटी का पेमेंट करेगा, लेकिन यहां चाहे तो ऑथर भी जीएसटी का पेमेंट कर सकता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है राधे, हाँ सर जी एकदम ठीक है। आगे बढ़ते हैं बाबू, कॉपीराइट से हम अपनी चर्चा को आगे लिए चलते हैं। तो यहां पर आगे आता है सर्विस ऑफ ओवरसीइंग कमेटी, मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, हालांकि मेरे विचार में जो मैं बताने जा रहा हूं, जो प्रोविजन दे रखा है, ये मेरे विचार में सही नहीं है। सही क्यों नहीं है, उसके लिए भी एक कारण है दरअसल, कि जो हमारी ये सर्विस होती है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भी सर्विस देता है, आप जानते हो वो एग्जेम्प्टेड होती है। जो वो सर्विस लेता है, मान लीजिए इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाहर से कर रहा है और फॉरेक्स से संबंधित सर्विस वो ले रहा है, तो वो भी आपकी एग्जेम्प्टेड होती है। मीनिंग डियर बाई दिस, इसका अपना कोई ना तो आरसीएम में लायबिलिटी बनती है ना एनसीएम में लायबिलिटी बनती है, अर्थात आरबीआई को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। अब एक होती है ओवरसीइंग कमेटी, जो हाई ट्रांजैक्शंस, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस लाइक 500 करोड़ से ऊपर कोई लोन शोन कोई पार्टी मांग रही है, तो उसके लिए आरबीआई के पास में आती है कि भाई लोन दें कि ना दें। आरबीआई कंसल्ट करता है एक खुद के द्वारा कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी से, जिसे ओवरसीइंग कमेटी के नाम से जानते हैं। तो उस पर वो कमेटी अपनी रिकमेंडेशन देती है आरबीआई को, देन आरबीआई आगे बैंक्स को सजेस्ट करता है कि क्या करना चाहिए। तो यहां पर जो भी पैसा आरबीआई देता है अपने ही द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की हुई कमेटी को, तो इस पर बोल रहे हैं कि इस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगाया जाएगा, यानी कि आरबीआई जीएसटी का पेमेंट करेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। लेकिन मेरे हिसाब में ये आपके एग्जम्पशन में होना चाहिए था, आरबीआई को जीएसटी के घेरे में नहीं लाना चाहिए था, पर मैं कुछ नहीं कर सकता, जो है सो है। आगे बात करते हैं डीएसए की। डीएसए, बीएफ, बीसी, 2-3 पॉइंट आपके इकट्ठे यहां पर निकल कर आ रहे हैं। तो ये जो आपके डीएसए ये वगैरह जो होते हैं, ये क्या होता है पहले समझिए, नाम अलग अलग है। डीएसए मतलब डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अपना हो गया। ये क्या होते हैं, जो लोन शोन करवाते हैं, आपके पास बहुत सारे कॉल आते रहते हैं, तो ये वो व्यक्ति होते हैं जो बैंक से आपको लोन वोन दिलवाते हैं। बैंक के लिए बेसिकली बिजनेस ले जाकर इन्होंने दिया और बैंक से इनको मिलता है एक कमीशन, एक परसेंटेज कमीशन का मिल जाता है, और जो कमीशन है यही इनके लिए इनकम होगा और इसके ऊपर ही जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो डीएसए जो है एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में है, तो वहां पर जो आपका ये बैंक है इसको जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए जो आपका ये इंडिविजुअल ना होकर किसी और कैपेसिटी में, कोई कंपनी के रूप में, फर्म के रूप में है ना, लोन एजेंट जो है किसी और रूप में है, तो फिर वहां पर एनसीएम ही लगाया जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या है, मुझे बताइए, क्या बैंक ऐसे वाले डीएसए लोगों से बिजनेस लेना चाहेगा जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में? द आंसर इज नो, क्योंकि उसके संबंध में बैंक को आरसीएम लग जाता है और बैंक की लायबिलिटी आ जाती है जीएसटी भरने की। तो बैंक कभी नहीं चाहेगा अपने कंप्लायंसेस को बढ़ाना। तो बैंक हमेशा ऐसे व्यक्तियों से ताल्लुकात रखना चाहता है जो कि ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में है। तो कहीं ना कहीं आरसीएम लगाकर बेसिकली सरकार ये मैसेज देना चाहती है कि भैया आप भी थोड़ा फॉर्म में आ जाइए, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आ जाइए, अदर देन इंडिविजुअल, यानी कि फर्म बनाओ, कंपनी बनाओ, जो भी है ऐसे करके काम करते हो तो आपके लिए थोड़ा सा सहूलियत रहेगी और कोई भी बैंक आपको बिजनेस देने में चूकेगा नहीं।
आगे बात करते हैं बिजनेस फैसिलिटेटर। नाम से पता लगता है कि ये बिजनेस को फैसिलिटेट करने वाले यहां पर होते हैं मालिक। तो बिजनेस को फैसिलिटेट करते हैं, मतलब ये कोई अपने बैंक के बिहाफ पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं ले रहे, ये तो सिर्फ फैसिलिटेट करते हैं बैंक को, तो इनको जो भी कमीशन मिलेगा उस पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। आगे आता है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट क्या होता है कि हर गांव में बैंक की ब्रांच नहीं हो सकती, तो एक माइक्रो लेवल की रिटेल ब्रांच बैंक में खोली जाती है। बेसिकली कुछ इस तरह से दिखती है, एक माइक्रो लेवल की रिटेल ब्रांच बैंक में खोली जाती है। तो इसको ये क्या करता है, ये बैंक के बिहाफ पर ट्रांजेक्शन अपनी करते हैं। बेसिकली इंडिविजुअल लोग ही होते हैं जो छोटे मोटे दुकान चलाते हैं, चाहे परचूने की दुकान है, चाहे पीसीओएस टीडी या कुछ ऐसे, या फोटोग्राफी की दुकान है, तो ये बैंक के बिहाफ पर कुछ ट्रांजैक्शंस करते हैं अपने गली मोहल्ले या गांव के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो उनसे बैंक से मिलता है इनको कमीशन, और कमीशन के ऊपर जीएसटी आपका लगेगा या नहीं लगेगा। जीएसटी लगाया जाता है नो डाउट, अगर गांव से संबंधित है तो नहीं लगेगा, अर्बन संबंधित है तो जीएसटी इस पे लगाया जाएगा, और जीएसटी एनसीएम में लगेगा, इसमें आरसीएम ना लगेगा। क्योंकि इसके पीछे कारण है कि बैंक जब इस व्यक्ति पे भरोसा कर रहा है, मान लीजिए 10 लाख की ट्रांजैक्शन अगर होती है, 10 लाख की ट्रांजैक्शन पे कमीशन बनेगा बंदे का 10,000 रुपए, और 10,000 के कमीशन पे जीएसटी बनता है 1,800 रुपए का, राइट? यस सर। तो जिस व्यक्ति पर बैंक ने 10 लाख तक का भरोसा कर लिया, जीएसटी डिपार्टमेंट क्या 1,800 रुपए तक का भरोसा नहीं कर सकता क्या, कि भाई हमें डर है कि तू पता नहीं जीएसटी भरेगा नहीं भरेगा? ऐसा नहीं होता है। तो यहां पर तो एनसी में लगाया जाएगा, लेकिन ये जो आपके बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं, ये अपने पीछे कुछ एक एजेंट्स अपॉइंट कर लेते हैं मालिक, अपने पीछे कुछ एक एजेंट्स अपॉइंट कर लेते हैं। उन एजेंट्स को जो कमीशन दिया जा रहा है उसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगाया जाता है, ठीक है, ऐसे करके। आगे आती है आपकी सिक्योरिटी सर्विसेज। तो सिक्योरिटी सर्विसेज ध्यान दीजिएगा, अब देखना ये होता है कि किन पे भरोसा है और किन पे भरोसा नहीं है। अब यहां पर एक सिक्योरिटी एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसी हायर करती है एम्प्लॉइज को, तो एम्प्लॉय को तो सैलरी देती है वो, उस पर तो जीएसटी है ही नहीं, वो तो आपका सप्लाई नहीं बनेगा। लेकिन आगे जब सिक्योरिटी एजेंसी आगे सर्विसेज अपनी दे रही होती, तो उस पर हमें चेक करना है कि वो सप्लाई भी है, सर्विस भी है, लेकिन उस पर जीएसटी किस प्रकार से ट्रीट किया जाएगा। तो आपको देखना है कि अगर सप्लायर जो सिक्योरिटी एजेंसी है, अगर वो है किस फॉर्म में, मतलब वो नॉन कंपनी है, सिक्योरिटी एजेंसी एक नॉन कंपनी, सिक्योरिटी एजेंसी एक नॉन कंपनी है मालिक, ठीक है जी। तो नॉन कंपनी पे सरकार को भरोसा कम होता है, और सामने जो सर्विस दे रहे हैं वो एक रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहे हैं, मौजूदा व्यक्ति को, उस पर भरोसा सरकार को पूरा, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड व्यक्ति है। अगर एक नॉन कंपनी के रूप में सिक्योरिटी एजेंसी रजिस्टर्ड व्यक्ति को दे रही है सर्विसेज, जिसपे भरोसा सरकार को ज्यादा है, तो वहां पर आपका आरसीएम लगा दिया जाएगा। लेकिन अगर ये किसी नॉन रजिस्टर्ड कंपनी को सर्विस दे रहे हैं, तो इस पे भी भरोसा कम है, जो नॉन रजिस्टर्ड है सामने उस पे भी भरोसा कम है। जब दोनों पे भरोसा कम है तो फिर आरसीएम लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। आरसीएम लगाने से कुछ नया नहीं मिल जाएगा, तो भैया फिर तो सीधा सीधा गंगा को बहने दीजिए, फिर तो आप एनसीएम ही लगने दीजिए, फिर तो सिक्योरिटी एजेंसी के ऊपर ही बोलिए कि भैया तू ही आप जीएसटी भर दीजिए। लेकिन अगर ये आपकी सिक्योरिटी एजेंसी कंपनी के रूप में है, मतलब कंपनी के रूप में सरकार को अच्छा खासा भरोसा है, और जब सप्लायर पे भरोसा है तो भला किसी और के पास में क्यों जाए, फिर रेसिपिएंट के पास क्यों बिना बात को झांकें। चाहे रेसिपिएंट आपका भरोसे वाला हो या ना हो, मेरा सप्लायर भरोसे वाला है तो मैं सप्लायर से ही जीएसटी ले लूंगा। तो अगर ये आपका सप्लायर सिक्योरिटी एजेंसी कंपनी है तो ऑलवेज एनसीएम लगेगा। सिक्योरिटी एजेंसी नॉन कंपनी है तो डिपेंड कीजिए सामने कौन है, सामने रजिस्टर्ड व्यक्ति है तो आरसीएम है, और अदरवाइज एनसीएम ही लगाया जाएगा। लेकिन एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी चलनी है कि मान लीजिए सामने वाला, हमने कहा कि सामने वाला व्यक्ति रजिस्टर्ड है तो वहां पर आरसीएम लगेगा, लेकिन इसके दो एक्सेप्शन है कि सामने वाला रजिस्टर्ड तो है लेकिन कंपोजिशन स्कीम को लेकर बैठा है। ये रहा, रजिस्टर्ड तो है लेकिन कंपोजिशन स्कीम को लेके बैठा हुआ है, तो आप इनसे उम्मीद करोगे कि ये दूसरे का टैक्स भी खुद भरे। ये कंपोजिशन स्कीम में आते इसलिए क्योंकि ये कंप्लायंस से डर जाते हैं, ये अपने कंप्लायंस की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, इसलिए यहां पर आते हैं ये। तो इसलिए कहा कि भैया हमें तो अपनी कंप्लायंस पूरे नहीं हो रहे, दूसरे के कंप्लायंस क्या पूरे करेंगे हम। दूसरा, एक वो रजिस्टर्ड व्यक्ति जो सिर्फ टीडीएस डिडक्टर के रूप में ही रजिस्टर्ड है, जो अदरवाइज नॉट लायबल टू पे जीएसटी है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, सिक्योरिटी एजेंसी जब नॉन कंपनी के द्वारा दी जाती है टू ए रजिस्टर्ड पर्सन, तो वहां आपका लगता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। लेकिन इस बात के दो एक्सेप्शन है। नंबर एक एक्सेप्शन कि अगर सामने वाला रजिस्टर्ड तो है लेकिन वो कंपोजिट डीलर है, या फिर वो रजिस्टर्ड तो है लेकिन ओनली एज ए टीडीएस डिडक्टर है, प्यार तो करता है बट एज ए फ्रेंड, तो वैसे वाले मामले के अंदर आपका
एनसीएम ही लगाया जाएगा। तो मैंने ये दो बात आपकी यहां पर इस प्रकार से लिखी हुई है, ऐसे करके ये हमारी सिक्योरिटी एजेंसी की बात यहां पर आकर हो जाती है मालिक। ठीक सर जी। उसके बाद में आगे आता है आपका यहां पर ये हो गया सिक्योरिटी एजेंसी हो गई। यहां पे आते हैं रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल और की बात यहां पर करी जाती है। तो इसके संबंध में मैं आपको बता देना चाहता हूं, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में दो प्रकार की बात मेरे बच्चा करी जाती है। एक वर्ड आता है आपका रेंटिंग का, दूसरा वर्ड आता है आपका पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का। तो आप देख सकते हैं कि पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में आपको टैक्सी कुछ इस प्रकार से मिलती है, आप बैठते हैं और आपको पॉइंट टू पॉइंट बताना हो कि यहां से आपको यहां जाना है, उसी हिसाब से आपसे चार्ज लिए जाते हैं। लेकिन यहां रेंट ए कार होता है, बेसिकली वहां चाबी ही आपको पकड़ा दी जाती है कि चाबी आपकी कहीं घूम कर आओ। तो यहां पर बेसिकली दो चीज ध्यान में रखी जाती है किराया चार्ज करने के लिए। एक, आप कितनी दूरी तय कर रहे हो। आप चाहो तो ओला उबर के ऐप पे जाके देख लेना कि आप पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस लेते हो या रेंट ए कार की, तो वहां पर किस प्रकार से किराया सेट किया जा रहा है आप जाकर चेक कर सकते हो। मैं क्लास में दिखाया भी था, लेकिन यहां पर रिवीजन क्लास है तो समय कम है, तो इसलिए यहां पर मैं नहीं दिखाऊंगा। तो यहां पर जो किराया डिपेंड करता है वो दो चीजों पर कि आप कितने टाइम के लिए टैक्सी ले रहे हो और कितने किलोमीटर रन आपने किए हैं। इसे बोलते हैं रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। और जहां पर सिर्फ ये होता है आपका कि भाई डिस्टेंस ही आपका रखा जाता है, तो उसमें पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के नाम से उसको जाना जाता है। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के संबंध में हम जानते हैं कई सारी एग्जम्पशंस भी दी जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, स्टेज कैरेज एक्सेट्रा। और इस पर जब भी जीएसटी लगेगा वो आपका आरसीएम में नहीं लगेगा, वो आपका भाई साहब एनसीएम में ही लगाया जाता है। तो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का आरसीएम से कोई किसी प्रकार का लेना देना नहीं है, या तो जीएसटी होगा नहीं और है तो एनसीएम में ही आएगा। लेकिन जब रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की बात करते हैं तो यहां पर कई सारी एग्जम्पशंस भी आपकी आती हैं। जैसे मान लीजिए बस या मिनी बस किसी लोकल अथॉरिटी को आप दे रहे हो किराए पर, इलेक्ट्रिक बसेस लोकल अथॉरिटी को दे रहे हो, या फिर स्ट्रीट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को दे रहे हो, तो वहां पर कई प्रकार की आपने एग्जम्पशंस भी देखी थी। जहां तक सवाल है आपके आरसीएम और एनसीएम प्रोविजन का, तो वो किस प्रकार से हैं, तो यहां पर भी दो प्रकार की बातें होती हैं। नंबर एक, यहां दो मॉडल दिए गए हैं बना के, जो अच्छा लगे आप उसको अपनाइएगा और जो ना अच्छा लगे उसको छोड़ दीजिएगा। मॉडल 1 क्या बोलता है, इसमें बोलते हैं भाई साहब एनसीएम मॉडल। मॉडल 1 के अंदर आता है 12% विद फुल आईटीसी। पहला मॉडल ये है कि लाइक कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम, और दूसरा है कोल्ड कॉफी विदाउट आइसक्रीम। कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम आपको 120 रुपए की मिलेगी और कोल्ड कॉफी विदाउट आइसक्रीम आपको 50 रुपए की मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि इफ यू आर चूजिंग द रेट ऑफ 12% देन ऑलवेज 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 मॉडल 1 में एनसीएम ही लगेगा। आरसीएम का कोई स्कोप मॉडल 1 में नहीं है, वट एवर मे हैपन। यहां 12% का जीएसटी का रेट लगेगा और आपको पूरा का पूरा आईटीसी यहां पर अवेलेबल हो जाएगा और ऑलवेज एनसीएम ही लगेगा। एनसीएम ही लगेगा। इफ यू आर चूजिंग द रेट ऑफ 12% देन ऑलवेज एनसीएम ही लगाया जाएगा। दूसरी बात, अगर आप यहां पर आते हैं 5% विद नो आईटीसी। नो आईटीसी है लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, पार्शियल आईटीसी। ऐसे बोलना 5% विद पार्शियल आईटीसी। इनपुट का, कैपिटल गुड्स का, इनपुट सर्विस का नहीं मिलता, सिर्फ एक सर्विस का मिलता है, सिर्फ एक सर्विस का मिलता है। और वो एक सर्विस का नाम है आपकी लाइक सिमिलर सर्विस। जैसे आई एम एंगेज्ड इन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विसेज, इफ आई एम ऑल्सो टेकिंग सच काइंड ऑफ सर्विसेज, तो ये सिमिलर सर्विस कही जाती है। तो मुझे सिमिलर, जैसे को तैसा, जो जैसी सर्विस दे रहा है वो वैसे ही सर्विस ले रहा है, वहां तो उसे क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज में उसे क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। ठीक है जी, तो सिर्फ एक ही मिलेगा, बाकी और कोई भी नहीं दिया जाएगा। तो यहां पर एनसीएम भी लग सकता है और आरसीएम भी लग सकता है। चेक कीजिए नॉन कंपनी है कि कंपनी है। अगर नॉन कंपनी यहां पर सप्लायर है या कंपनी सप्लायर, अगर कंपनी सप्लायर है तो कंपनी पे सप्लायर है, तो कंपनी पे तो भरोसा सरकार को होता है। अगर कंपनी पे भरोसा है, सप्लायर पे भरोसा होता है, तो ऐसी की तैसी रेसिपिएंट जो मर्जी हो, भरोसे वाला हो या बिना भरोसे वाला हो, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। अगर सप्लायर पे खुद भरोसा है तो एनसीएम ही लगाया जाएगा ऑलवेज। दूसरी बात, अगर मान लीजिए सप्लायर जो है हमारा वो नॉन कंपनी जिसपे भरोसा कम होता है, अब चेक करो सामने वाला कौन है, सामने वाला कंपनी है कि नॉन कंपनी है। अगर अरे बंद कैसे होता है ये, सामने वाला कंपनी है या नॉन कंपनी है, ये आपको वहां पर देखना होगा। अगर सामने वाला नॉन कंपनी है तो देने वाला भी नॉन कंपनी, सामने वाला भी नॉन कंपनी, तो वो ज्यादा बढ़िया थोड़ी ना जो उसे आप आरसीएम लगाओगे, तो फिर एनसीएम ही रहने देना। लेकिन देने वाला नॉन कंपनी जिसपे भरोसा कम है और लेने वाला कंपनी पर भरोसा अच्छा खासा है, तो वहां पर एक आरसीएम लगेगा। यानी कि सिर्फ डी सिचुएशन में ही आपका आरसीएम लगेगा, जब देने वाला नॉन कंपनी, लेने वाला कंपनी है, सिर्फ वहीं पर आपका आरसीएम लगाया जाएगा। आरसीएम के अंदर क्या होगा कि 5% का जीएसटी का रेट होगा,
ये मॉडल ही वो है, ये मॉडल ही वो है। 5% जीएसटी का रेट होगा। अब चाहे एनसीएम लगे, 3 केस में ए बी सी डी में एनसीएम लगा है, बाकी डी केस के अंदर आपका आरसीएम लग रहा है। लेकिन मॉडल कौन सा पढ़ रहे हैं आप? मॉडल पढ़ रहे हैं आप 5% विद पार्शियल आईटीसी। पार्शियल आईटीसी मिल जाता है, लेकिन जब आरसीएम लग रहा है तो आप अच्छे से जानते हैं कि आरसीएम वाले केस के अंदर सप्लायर की तो इतनी सी भी लायबिलिटी नहीं होगी। जब सप्लायर की इतनी सी भी लायबिलिटी नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है, उसे इतना सा भी आईटीसी अवेलेबल नहीं हो पाएगा। माना कि मॉडल में पार्शियल आईटीसी मिल जाता है, बट इस आरसीएम के चलते हुए बंदा अदरवाइज कंडीशन को पूरा नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते उसे इतना सा भी आईटीसी अवेलेबल नहीं हो पाएगा। और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है राधे? हाँ सर जी। आगे बात करते हैं, यहां पर आकर सिक्योरिटी लैंडिंग की बात करते हैं। तो सिक्योरिटी लैंडिंग के अंदर मैंने एक शानदार एग्जांपल आपको देके समझाया था बातों को, जिसमें बोलते हैं कि भाई मान लीजिए यहां पर संजय सराफ सर हैं, यहां प्रवीण शर्मा सर हैं, यहां पर मैं हूं, यहां पर भंवर सर हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक आइडिया है, क्योंकि बड़ा बिजनेस शुरू करने के लिए एक बड़ा आइडिया चाहिए होता है। मेरे पास एक आइडिया है और आइडिया के तहत अगर एक्स लिमिटेड का शेयर आज 500 रुपए का, जो भविष्य में 400 रुपए का हो जाएगा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं इससे कैसे पैसे बना सकता हूं? बिना पैसों के पैसे कैसे बनाए जा सकते हैं? तो मैं गया प्रवीण शर्मा सर के पास में गया, जो कि एक स्टॉक ब्रोकर की भूमिका में यहां पर है। मैंने कहा कि सर मुझे एक्स लिमिटेड का एक शेयर बोरो करना, उधार चाहिए, किराए पे चाहिए, खरीद नहीं सकता, किराए पे चाहिए। तो किराए पर लेने के लिए जाऊंगा। तो शर्मा सर ने संजय सराफ सर को अप्रोच किया कि क्या आपके पास में कोई एक्स लिमिटेड का शेयर पड़ा हुआ है, आपके डीमेट अकाउंट में दे दीजिए, क्योंकि वैसे भी आपको क्या मिलने वाला है, इवन आप उधार दोगे तो 4 पैसे किराए के जरूर मिल जाएंगे। मोर ओवर आपको जो डिविडेंड वगैरह जो भी आपको इसमें एक्रू होना, वो सब आप ही को होगा। किराए पर देने से कोई ऐसा नहीं कि किसी दूसरे के पास चला जाएगा, वो सब आप ही को एक्रू होना है। तो अलग से आपको किराया भी मिल जाएगा। तो वो कन्विंस हो गए, 20 रुपए पर उन्होंने 3-4 महीने के लिए वो दे दिया उधार। मैंने यहां से एक्स लिमिटेड का शेयर उधार ले लिया और उसको उधार लेकर मैंने बाजार में बेच दिया। कैसा कर सकते हैं? यस, सेबी गाइडलाइन के मुताबिक उधार लेकर बेचा जा सकता है। तो मैंने उसको आज बेच दिया 500 रुपए में, बीबी सर को बेच दिया। बीबी सर खुश, 500 रुपए मुझे दे दिए उन्होंने। ठीक है जी। उसके बाद फिर क्या होता है वो समझिएगा। 3-4 महीने बाद जो मेरी कैलकुलेशन रही थी उसके मुताबिक क्या हुआ मालिक, कि प्राइस डाउन हुआ, 400 रुपए प्राइस हो जाता है। आज मेरे जेब में 500 रुपए आ गए थे, चूंकि मैंने शेयर बेच दिया था। मैंने 400 रुपए में बाजार से खरीद लिया और जो शेयर जहां से आया था वहीं पर उनको लौटा दिया। अब मेरी जेब में नेट 100 रुपए बच जाते हैं। 100 रुपए में से 20 रुपए किराया मैंने देना है, किनको? प्रवीण शर्मा सर के थ्रू जाना है संजय सराफ सर को। 20 रुपए किराया चला जाएगा। प्रवीण शर्मा सर का कमीशन जाएगा 5 रुपए का, इसमें 25 रुपए वो चले गए, कुल मिलाकर 75 रुपए मेरे पास में बच जाते हैं। इस प्रकार से पूरे गेम में 75 रुपीज में कमा गया, बिना पैसा लगाए मैं पैसा कमा गया यहां पर। ठीक है सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बताइए जीएसटी का सिनेरियो यहां पर क्या होगा। जो 400-500 रुपए के शेयर की खरीदारी और खरीद बेच हुई, वो सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी ना मनी है ना गुड्स है, उस पर जीएसटी की चर्चा नहीं होगी। जो 5 रुपए का शर्मा सर का कमीशन था उस पर जीएसटी आएगा, लेकिन नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म में शर्मा सर लाइबल टू पे जीएसटी ऑन ₹5। जो 20 रुपए का था, 20 रुपए निकले मेरे यहां से थे और पहुंचे बेसिकली यहां थे, लेकिन पहुंचे ऐसे थे, इनके थ्रू पहुंचे थे, स्टॉक ब्रोकर के थ्रू वो पैसे पहुंचे थे। तो यहां पर ही आपका आरसीएम लगाया जाएगा। आई डोंट नो संजय सराफ सर, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर वैसे तो बहुत अच्छे से हैं संबंध अपने, लेकिन यहां इस क्वेश्चन के अंदर मैं उनको नहीं जानता हूं। मैं स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से ही डील कर रहा हूं जो भी। तो जैसे 20 रुपए यहां से निकलेंगे उसी समय आरसीएम की चर्चा भी करा दी जाएगी। तो इसलिए बोला जाता है कि सिक्योरिटी लेंडिंग के मामले में जो बोरोवर होगा, लेंडर कौन है? संजय सराफ सर। बोरोवर कौन हूं? मैं। तो जो बोरोवर आदमी है वो उस रेंट पर, उस कमीशन पर, जो भी 20 रुपए का था, उस पर जीएसटी का पेमेंट करेगा। ऐसी वाली बात आपकी यहां पर बतलाई जाती है। राइट? हाँ सर जी, एकदम ठीक है, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो बोरोवर होगा वो यहां पर जीएसटी का पेमेंट करेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या भला इसमें कि अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रही हो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रही हो, निश्चित तौर पर उस पर आरसीएम ही लगाया जाएगा। लेकिन एक इंपोर्ट ऑफ सर्विस ऐसी होती है जिसपे आरसीएम नहीं लगता है, वो है ओइडार की सर्विस। अगर ओइडार की सर्विस बाहर से ले रहे हो और लेने वाला अनरजिस्टर्ड आदमी है, तो यहां इस पर हम जीएसटी इस अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से, 10 साल के बच्चे से जीएसटी नहीं लेते हैं, बल्कि ओइडार सर्विस प्रोवाइडर को यहां बुलाते हैं, कन्हैया कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा, और यहां पर उसको बोलते हैं कि तुझे जीएसटी का पेमेंट यहां पे आके करना पड़ जाएगा, वैसे करके। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल, यह है ओशन फ्रेट। ओशन फ्रेट के संबंध में ऑलवेज, वट एवर मे हैपन, ऑलवेज इंपोर्टर को ही जीएसटी पे करना पड़ेगा।
करेगा। ऐसा हो सकता है कि ओशन फ्रेट के संबंध में, बिकॉज हम इंपोर्ट ऑफ गुड्स को महंगा करना चाहते हैं और ओशन फ्रेट के संबंध में हमारा टारगेट है कि जीएसटी ऑलवेज आएगा। मोरओवर मान लीजिए शिपिंग कंपनी एनटीटी की है, बाहर की है, और जो भाड़ा दे रहा है वो भी बाहर का ही है। मान लो एक्सपोर्टर ने भाड़ा पकड़ा दिया है, जो गुड्स का एक्सपोर्टर था। दोनों पार्टीज इंडिया के बाहर हैं, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 13(8) के मुताबिक वो डेस्टिनेशन इंडिया में आएगा। जहां गुड्स का डेस्टिनेशन है वहीं सर्विस का डेस्टिनेशन बनता है, प्लेस ऑफ सप्लाई यहां पर आएगा। तो वैसे वाले मामले के अंदर हमारे सामने दिक्कत ये आ जाती है कि भाई दोनों पार्टी चूंकि बाहर हैं, इसलिए हम जीएसटी रिकवर नहीं कर सकते। तो नॉर्मल केस में यहां पर एग्जम्पशन दी जाती है। पर ओशन फ्रेट के संबंध में जीएसटी चाहिए था, मतलब चाहिए ही था। तो ऐसे वाले हालात के अंदर भी जीएसटी नहीं एग्जम्प्ट होगा, जीएसटी लगेगा। लेकिन यहां पर जीएसटी का पेमेंट न सप्लायर करेगा ना रेसिपिएंट करेगा, बल्कि जो इंपोर्टर आदमी है उसे ऑलवेज जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ ओशियन फ्रेट। वैसे करके हमारी बात होती है। उसके बाद 9(4) आ जाता है। 9(4) के संबंध में यह बताया जाता है कि देखिए भाई साहब, अगर आप बात कर रहे हो हमसे सीमेंट की, तो ओशन फ्रेट में सप्लायर जो होता है, उसमें 9(4) के अंदर जो आपका सप्लायर होता है ना, मालिक, जो सप्लायर होता है आपका, वो होता है एक सप्लायर जो होता है आपका अनरजिस्टर्ड पर्सन होता है। रेसिपिएंट आपका रजिस्टर्ड व्यक्ति यहां पर होता है, रजिस्टर्ड व्यक्ति होता है, प्रमोटर व्यक्ति होता है। तो अगर बात करी जा रही है उसमें सीमेंट की, तो सीमेंट पे ऑलवेज आरसीएम लगाया जाएगा। अगर मान लीजिए कैपिटल गुड्स की बात करी जा रही है तो उस पर भी ऑलवेज आरसीएम ही लगाया जाएगा। इसके अलावा बाकी गुड्स या सर्विसेज की बात हो रही है तो वहां पर 80-20 का फॉर्मूला काम करेगा। अगर मान लीजिए आपने रजिस्टर्ड पर्सन से लिया 80%, तो ऑब्वियसली बात उस पर तो एनसीएम लगेगा। और अनरजिस्टर्ड से लिया 20%, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन वगैरह वगैरह 20% वहां तक लिया है, तो 80% पे एनसीएम आ गया। 20% पर आरसीएम नहीं आएगा, क्योंकि अगर यहां पर भी आरसीएम लगेगा तो लोग इनसे काम लेना बंद कर देंगे। छोटे छोटे जो कारोबारी हैं, ये प्लम्बर वगैरह, इनका काम यहां पर रुक जाएगा। तो इसलिए सरकार ने 20% की छूट यहां पर दे दी है कि अगर 20% तक ले रहे हो तो आरसीएम नहीं लगेगा। आरसीएम नहीं लगेगा तो क्या एनसीएम लगेगा? ऐसी की तैसी। वो सप्लायर जो है वो अनरजिस्टर्ड है, वो तो गेट नंबर 4 से निकल जाएगा, वो तो टैक्सेबल पर्सन ही नहीं कहा जाएगा। तो अल्टीमेटली 20% पर कोई जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। ठीक है। अगर मान लीजिए रेशियो ऐसे कर दिया, 70% लिया रजिस्टर्ड से, 30% ले लिया अनरजिस्टर्ड से, तो फिर क्या करके चलोगे? 70% पर एनसीएम यानी कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगा दिया जाएगा। बाकी जो 30% उसमें पहला वाला जो 20 था उस पर तो कोई जीएसटी नहीं आएगा, लेकिन 20 से ऊपर वाला जो 10 है 10%, उस पर आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगवा दिया जाएगा। तो ऐसे करके यहां पर बोली जाती है, 9(5) के अंदर चर्चा करी जाती है। उसके बाद ये सारी लिंकेज मैंने आपको प्रॉपर तरीके से यहां पे करके दी हुई है मालिक। एंड उसके बाद में फिर हमारी चर्चा होती है अगले चैप्टर की, और अगले चैप्टर का नाम है आपका इनवॉइस का। लेकिन इसके डिस्कशन हम करेंगे अपने अगले पार्ट में। राधा रानी कृपा आपके ऊपर सदा सदा यूं ही बनी रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लूंगा, और खूब मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए मालिक। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय, टाटा, लव यू। आज की मुलाकात बस इतनी, और कर लेना कल चाहे बात जितनी। फटाफट रिवाइज कर जाओ। और इस रिवाइज करने के साथ साथ जो क्वेश्चन आंसर की बुक है आपकी, जो मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर, उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस कर डालिएगा, जिससे कि आपके उम्दा नंबर आने से कोई रोक ना सके, ऑल इंडिया हाईएस्ट आने से आपके कोई रोक ना सके। ठीक है। थैंक यू सो मच। बाय, लव यू एंड टाटा, बाय बाय।